रीबर्थ ऑफ स्वीट हार्ट एंजल, एपिसोड 12। अब तक हमने देखा कि रागिनी को राव परिवार से और घर से हमेशा के लिए निकाल दिया गया था। मिस्टर एंड मिसेज राव उसे रोकने की कोशिश नहीं कर पाए, क्योंकि दादाजी ने साफ शब्दों में जाहिर कर दिया था अगर किसी ने रागिनी की मदद करने की या उसकी तरफ से बात करने की कोशिश की तो उसे भी इस घर से निकल जाएगा। इस वजह से वह दोनों कुछ नहीं कर पाए। साथ ही उसे सर्वेंट को जिसने रागिनी के साथ मिलकर झूठ बोला था और सिया को परेशान किया था उसे भी जब से निकाल दिया जाता है। सब कुछ हो जाने के बाद हाल में सिर्फ दादाजी और तीनों भाई मिस्टर एंड मिसेज राम खड़े थे। तभी दादाजी कहते हैं कि उन्हें अभी इसी वक्त सिया से मिलना है, जिस पर नक्श उन्हें बताता है कि मानव ने उन सबको सिया से मिलने से मना कर दिया है और मानव का सिया पर लीगली हम सबसे ज्यादा हक है, इसलिए हम उसके इस डिसीजन के खिलाफ नहीं जा सकते। जिस पर दादाजी को बहुत गुस्सा आता है। आखिर कैसे कोई बाहरी व्यक्ति उन्हें उनकी ही पोती से मिलने से मना कर रहा है और उन्हें अपनी खुद की पूर्ति से मिलने के लिए किसी और की इजाज़त की ज़रूरत है। पर वह इस वक्त बहुत मजबूर थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने फ़ोटो से कह दिया कि उन्हें इसी वक्त मानव से बात करनी है। बहुत देर मेहनत करने के बाद आखिरकार उन लोगों को ध्रुव का नंबर मिल जाता है और वह सीधा उसे पर कॉल कर देते हैं। ध्रुव जब कॉल पिक करता है और सारा मामला समझता है तब वह जाकर मानव को इस बारे में बताता है। मानव कुछ सोचते हुए मोबाइल लेता है तो और मिस्टर राम सिया से मिलने की इच्छा जाहिर करता है, जिस पर मानव सीधे तौर पर पूछ लेता है कि अगर वह उन्हें सिया से मिलने देगा तो इन सब में उसे क्या मिलेगा, उसका क्या फ़ायदा। मानव की ऐसी बात सुनकर मिस्टर ओल्ड ओबरॉय थोड़े शौक हो जाते हैं। उन्हें नहीं लगता कि मानव कुछ ऐसा रहेगा, पर वह इस वक्त हालातों से मजबूर थे, इसलिए उन्होंने पॉलिटली का मिस्टर बजाज हम आपको क्या ही दे सकते हैं, आपके पास पहले से ही सब कुछ है, पर फिर भी अगर आपको कुछ चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं। जिस पर मानव के चेहरे पर एक डेविल मुस्कुराहट आ जाती है और वह सीधे साफ शब्दों में कहता है 40% शेयर्स राव कंपनी के। मानव की ऐसी बात सुनकर तू दादाजी को एक हार्ट अटैक आते आते रहेंगे। दादाजी को लगा था मानो कुछ दूसरा लगेगा, पर या तो एक तरह से मानव उनकी पूरी कंपनी मांग रहा था, क्योंकि कंपनी के कुछ शेयर्स कंपनी की कुछ बड़ी अथॉरिटी इसके पास 20% थे और बाकी 80% शेयर राव परिवार के पास थे। उसमें भी उन सबको अच्छे से आपस में बांटा गया था, जैसे कि दादाजी के पास 35% और उनके तीनों पोतों और बेटे के पास 10% ईच और 5% उन्होंने रागिनी के नाम करने का सोचा था, पर अब तक किया नहीं था। वह भी एक तरह से अच्छा ही हुआ था, चाहे कुछ हो जाए दादाजी यह शर्त नहीं मान सकते। इसीलिए उन्होंने मानव को समझाते हुए कहा, देखिए मिस्टर बजाज, हम आपकी यह शर्त नहीं मान सकते, आप दूसरी कोई चीज़ या शर्त रखिए, मैं उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा, पर यह बहुत ज़्यादा है। श्री ओल्ड ओबरॉय की यह बात सुनकर मानव की आईब्रोज ऊपर उठ जाती है और फिर वह सार्कास्टिकली कहता है, क्या मिस्टर आप अपनी इकलौती पोती के लिए इतना नहीं कर सकते तो फिर मैं भी कुछ नहीं कर सकता। इतना बोलकर वह जैसे ही फ़ोन रखने वाला था, दादाजी तुरंत समझ गए कि यहाँ वह कुछ नहीं बोल सकते, इसलिए उन्होंने जल्दी से कहा, नहीं रुकिए मिस्टर बजाज, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। श्री ओल्ड राव की बात सुनकर मानव की आंखों में चमक आ जाती है, फिर ओके बोलकर फ़ोन कट कर देता है। फ़ोन रखने के बाद जब वह सामने देखा है तो ध्रुव उसे बहुत अजीब तरीके से घर रहा था, मानो उसका फ़ोन उसकी तरफ बढ़ता है और फिर एक बार अपने लैपटॉप पर कुछ काम करने लगता है, पर ध्रुव वहीं खड़ा रहता है। जब उसे और सब्र नहीं होता तो आखिर में वो पूछ लेता है कि कर बुरा ना माने तो एक बात पूछूं, आपने राव परिवार के सामने ऐसी कंडीशन क्यों रखी, और आपने उसे डॉक्टर को छोड़ने के लिए और आपने मैडम से रिलेटेड जो सभी इन्फॉर्मेशन हाइड करने के लिए कहा था वह अपने खुद ही उन्हें पहुंचा दी, ऐसा क्यों सर, मुझे समझ नहीं आ रहा। और सर, जिस पर मानव उसे घूरते हुए देखा है और फिर वापस अपने इमोशनल लेस आवाज में करे, मैं क्या करता हूँ, क्यों करता हूँ, कब करता हूँ, ये सब मुझे तुम्हें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं, और इतनी छोटी बात तुम्हें समझ में नहीं आए तो मुझे डाउट हो रहा है कि तुम्हें आगे जॉब पर कंटिन्यू रखना चाहिए या अपने लिए नया असिस्टेंट ढूंढना चाहिए। मानव की ऐसी बात सुनकर तो ध्रुव की आंखें बड़ी बड़ी हो जाते हैं। वह जल्दी से फ़ोन और हाथ में पड़ा अपना टाइप उठना है और दांत दिखाते हुए कहते हैं, मुझे एक काम याद है, आ गया, मैं अभी आता हूँ। इतना बोलकर वहाँ से फुल स्पीड में भाग जाता है। उसे ऐसा भगत देख किसी को भी ऐसा लगेगा कि उसके पीछे किसी ने जंगली कुत्ते छोड़ दिए हो। ध्रुव ने केबिन के बाहर आकर कुछ दूरी तक भगाने के बाद रुक और चैन की सांस ली। अगर वह थोड़ी देर मानव के पास रहता तो उसे पूरी गारंटी थी कि मन उसे जरूर आज बहुत अच्छा काम देने वाला था। फिर वह अपने ही सर पर मरते हुए कहता है, और तुझे क्या जरूरत थी उसे डेविल से बात करने की, तो भूल रहा है यहाँ पर सिया मैडम नहीं है जो ये टेबल अच्छे से बिहेव करे। फिर आगे चलते हैं, कैसा दोगला इंसान है मेरा, बस एक तरफ यहाँ जलादों की तरह मेरी जिंदगी नरक बना कर रखती है।
वहीं दूसरी तरफ मैडम के सामने तो इतना सीधा बनते हैं जैसे इसे अच्छा और सीधा आदमी कोई इस पूरी दुनिया में है ही नहीं, और फिर आगे चलकर अपनी आंखों पर चढ़ाया हुआ चश्मा ठीक करते हुए कहता है, अब भगवान इस जल्लाद से राव परिवार को बचाए। फिर खुद कहता है, नहीं बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है, वही वह लोग सभी इसी लायक हैं, मैं तो करता हूँ, मेरा गुस्सा भी वह चला दो सब पर निकले। इतना बोलकर वह वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ राव मैंशन में कॉल कट हो जाने के बाद दादाजी एक तक उसे मोबाइल को घर रहे थे सब आसपास से, इसीलिए उन्होंने मानव की कही गई हर एक बात सुन ली थी। और जब मिस्टर एंड मिसेज राव को ये समझ आता है कि मिस्टर बजाज ने सिया से मिलने की कीमत उनके कंपनी के 40% शेयर्स मानकर लेने का ऑफर दिया है तो उन्हें बहुत बड़ा शौक लगा। उससे भी बड़ा शौक तो अपने पिताजी को इसलिए तैयार होता और उन्हें कंपनी के लगभग 40% शेयर देने की बात को मानते हुए देखा शौक हो गया। श्री राव जो कब से शांत है वह आगे बढ़कर थोड़ी गुस्से भरी भर दी में आवाज में, कैसे पिताजी यह आप क्या कर रहे हैं? अगर हमने मिस्टर बजाज को अपने 40% शेयर दे दिए तो एक तरह से वह हमारे पूरे कंपनी को ओवरटेक कर रहे हैं। सालों की मेहनत, नाम, रेपुटेशन सब मिट्टी में मिल जाएगा। आप ऐसा कैसा कर सकते हैं? जिस पर दादाजी उसकी तरफ देखकर घर कर कहते हैं, तुम अपना मुंह बंद रखो नालायक, और यह मेरी कंपनी है, मैंने इसे खड़ा किया, शुरू किया, इसके साथ में कुछ भी करूं, इस बेची या इस आग लगा दो, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। जब तुम्हें अपना मुंह चलाना चाहिए था, अपना ये दिमाग चलाना चाहिए था, तब तो बेवकूफ़ की तरह अपनी बीवी के पीछे घूम रहे थे ना, अभी वैसे ही करो। और आइंदा से अगर मेरे किसी भी डिसीजन पर अपना ये गटर जैसा मुंह खोला ना, घर से बाहर निकाल दूंगा। सारी गलती तुम लोगों की है, तुम घटिया लोग अपनी खुद की बच्ची को नहीं पहचान पाए, किसी और के बच्ची को लेकर आए। और जब सब सच सामने आया तब भी तुमने क्या किया? मेरी पोती को छोड़कर उसे घटिया लड़की को अपनाया, तो इसका कुछ तो तुम लोगों को भुगतान करना पड़ेगा ना, तो यह समझ। दूसरी बात, कंपनी को लेकर तुम्हें बोलने का कोई भी अधिकार नहीं है। इस कंपनी को शुरू मैंने किया था, तुमने क्या किया है इस कंपनी के लिए? बस तुम्हें बैठे बैठे कंपनी मिली थी, जब कंपनी तुम्हारे हाथों में दी थी तब कंपनी क्या तीर मार रही थी, मैंने देखा, वह तो मेरे पोते की वजह से आज मेरी कंपनी यहाँ पर है, वरना तुमने तो पूरी कंपनी को डूबने का सोच ही लिया था। इसलिए अपना मुंह बंद करो। दादाजी की ऐसी खरी खोटी सुनाने के बाद और खुद को इतना जलील करता देख मिस्टर राम को गुस्सा तो बहुत आया। वह बहुत कुछ कहना चाहते थे पर कुछ कह नहीं पाए, क्योंकि उसके पिताजी जो बोल रहे थे वह भी तो सच था। जितना अच्छे से बिजनेस उसके पिता और उसके बेटे ने संभाला था, उसी तरह से तो उन्होंने 10% भी नहीं संभाला होगा। और जिस समय वह दोनों कंपनी संभाल रहे थे, उसे समय जिस रफ्तार से कंपनी गो हो रही थी, उनके समय में तो उसे रफ्तार से कंपनी डूब रही थी। इसलिए बेचारे को कुछ बोलना नहीं बना। पर श्रीमती राव वह कहाँ शांत रहने वाली, वह भी तनतनाते हुए आए और करने लगी, पिताजी आप ऐसा नहीं कर सकते, और आप इन्हें भी ऐसा कुछ नहीं कह सकते। माना कि इन्हें इतनी नॉलेज नहीं है, पर आप एक बार अपने इन्हीं पौधों के बारे में सोचिए। अगर हमने उसे लड़की के लिए अपने कंपनी के 40% शेयर्स दे दिए तो मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे, वह क्या करेंगे? आप सिर्फ उसके लिए मेरे बच्चों का भविष्य बताओ पर नहीं लगा सकते, और मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं इस घर की बहू हूँ और मुझे पूरा अधिकार है इन मामलों में बोलने का। दादाजी जो पहले ही इन दो नालायकों की वजह से बहुत गुस्से में थे, उनकी वजह से तो सब कुछ हो रहा था, और अब ये दोनों बेशर्म लोग मुंह उठाकर उन्हीं के ऊपर आवाज चढ़ा रहे थे। वह आगे कुछ बोलते उससे पहले ही राम ने अपनी माँ और बाबा की तरफ देखा और कहा, आपको हमारी चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम इतने काबिल हैं कि खुद के दम पर जी सकते हैं, और जो लाइफस्टाइल हम अब जी रहे हैं वह आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। इसलिए हमारा नाम लेकर आप कुछ ना बोले तो ही आपके लिए बेहतर होगा। फिर दादाजी की तरफ देखते हो, दादाजी अगर ऐसे ही बात है तो मैं मेरे पास जो शेयर्स है वह मिस्टर बजाज को दे देता हूं, जिससे हमें बैलेंस बनाने में मदद होगी। उसके बाद सुनकर अधिक भी कह देता, मैं भी मेरे पास जितने शेयर से वह देने के लिए तैयार, बस मुझे मेरी बहन से मिलना है, उसे इन सभी चीज़ों के लिए माफ़ी मांगनी है, सभी चीज़ क्लियर करनी है। आज तक बहुत गलतियां की है और अगर उन गलतियों की कीमत बस इतनी सी है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बस डॉक्यूमेंट तैयार कर दीजिए। अपने पोतों का ऐसा जवाब सुनकर दादाजी के चेहरे पर थोड़ी शांति और थोड़ी मुस्कुराहट आ जाती। वह कुछ बोलते तभी उनके फ़ोन का नोटिफिकेशन रिंग बजा और उन्होंने देखा तो वहां पर टाइम और एड्रेस ध्रुव ने भेजा हुआ था। टाइम कल का था, कल उन्हें दोपहर को बुलाया गया था और उनके पास सिर्फ आधे घंटे का समय था सिया से मिलकर बातें करने का। ये मैसेज पढ़ते ही दादाजी सभी को इस बारे में बताते हैं और फिर उन तीनों भाइयों को देखते हुए कहते हैं,
तुम तीनों मेरे कमरे में, मुझे कुछ बात करनी है दादाजी के। बस इतना बोलते हैं दादाजी का असिस्टेंट उनकी व्हीलचेयर को बड़े ध्यान से संभालते हुए उन्हें फिर से उनके कमरे में ले जाता है। तीनों भाई भी उनके पीछे पीछे चले जाते हैं और पूरे हॉल में रह जाते हैं। वह दो नमूने श्री एंड श्रीमती राव, क्योंकि उन्हें दादाजी ने नहीं बात करने की या उनका कोई ओपिनियन लेने की जरूरत समझी, उन्हें ऐसे ट्रीट किया गया जैसे उनका कोई वजूद ही ना हो। उनके ससुर तो ससुर, उनके खुद के अपने बेटे भी उन्हें आज इसी तरह ट्रीट कर रहे थे। ये सब देखकर श्रीमती राव को बहुत गुस्सा आता है और वह दंदनाते हुए अपने कमरे में चली जाती है और उनके पीछे उनके पति निकल लिए। इस वक्त की रागिनी राव परिवार के सामने पूरी तरह से एक्सपोज हो गई थी। उसके भाइयों को, माँ, पापा, दादाजी, सबके सामने उसने अब तक सिया के साथ क्या कुछ नहीं किया था वह सब आगे, और साथ ही सबको ये समझ आ गया कि सिया की नफरत, नाराजगी क्यों इस लेवल तक बढ़ गई है और इस वजह से सब खुद को ब्लेम कर रहे थे। इसी दौरान दादाजी ने गुस्से में आकर रागिनी को घर से, परिवार से बेदखल कर दिया, साथ जो भी रागिनी की मदद के बारे में सोच रहा था दादाजी ने उन्हें भी घर से बाहर निकाल देने की धमकी दे दी, जिस वजह से किसी ने भी उसकी मदद नहीं की और आखिर में रागिनी को घर से धक्के मार कर फेंका गया। वहीं दूसरी तरफ दादाजी सिया के साथ अब तक जो कुछ भी है उसके लिए खुद को दोषी मान रहे थे। उन्हें जल्द से जल्द सिया से मिलकर इस बारे में बात करनी थी, साथ ही माफ़ी मांगनी थी। इसीलिए वह इस बारे में मानव से बात करते हैं, जिस पर मानव साफ शब्दों में उन्हें इसकी कीमत मांगता है, जो थे राव कंपनी में 40% के शेयर्स। वही अपनी सिया के लिए ये शेयर्स क्या थे, दादाजी तुरंत मान गए। इसी के साथ मानव ने कॉल कट करके और कुछ ही समय बाद दादाजी को अगले दिन दोपहर का लगभग 1 घंटा सिया को मिलने की परमिशन मिल गई। ये देखकर दादाजी ने राहत की सांस की और यह बात अपने तीनों पोतों को बताएं तो वह भी खुश हो गए। और कल सिया से मिलने के लिए वह सभी एक साइड भी थे, घबराए हुए भी थे और उन सबको गिल्टी भी फील हो रहा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर किस तरह सिया से माफ़ी मांगे। इन सब सिचुएशन से कैसे वह सिया को मने उससे माफ़ी मांगे, पर फिर भी वह सब एक बार जरूर कोशिश करना चाहते थे। वहीं दूसरी तरफ अपने ऑफिस में बैठा बना इस वक्त एक बड़ी सी ग्लास विंडो के सामने खड़ा था और सामने बाहर की ओर देख रहा था। इस वक्त उसने नेवी ब्लू कलर का एक 3 पीस बिजनेस सेट पहना हुआ था। उसके चेहरे पर कोई इमोशंस नहीं थे, उसके हाथ में जल्दी सिगरेट थी और उसके मुंह से धुआं निकल रहा था और वह एक तक अपनी गहरी आंखों से बाहर देख रहा था। तभी उसके मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आता है, जिससे वह मोबाइल बाहर निकलता है और आए हुए मैसेज को देखकर उसके चेहरे पर एक डेविल मुस्कुराहट आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ इन सब से अनजान सिया जिला में इस वक्त लीला आंटी के साथ किचन में बैठी हुई थी। लीला आंटी उसके लिए कुछ बना रही थी और वही बगल में श्रेया किचन पर बैठकर उनके साथ बातें कर रही थी। लीला आंटी की तरफ देखते हुए कहते हैं, आंटी अपना ये रोज रोज बनाते हो ना, इसे खाकर मैं बोर हो गई, मुझे ना कुछ अलग खाना है, कुछ ऐसा जिसे खाकर मेरा मन खुश हो जाए। उसकी बात सुनकर लीला जी उसकी तरफ देखती है और फिर मुस्कुराते हुए कहते, जो हमारा ये प्यारा बच्चा कहेगा वह हम बना देंगे, पता क्या खाएगा आप, जिससे आपका दिल खुश हो जाए, आप खुश हो जाए। जिस पर सिया के वही तो समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या चाहिए। आखिर सिया की यह बात सुनकर लीला जी हंसने लगते हैं। वही काम कर रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं, बाकी की सर्वेंट भी मुस्कुराने लगता है, बच्चों जैसा मुंह बनाकर उन सबको देखने लगते हैं। ऐसी हंसी टिटोली करते हुए कब शाम से रात हो जाती है पता ही नहीं चलता और ठीक 8 बजे बहुत सारी कर एक साथ विला में एंटर होती है और बड़े ही रोब के साथ पूरे गार्डन का एक चक्कर लगाकर एक के बाद एक गाड़ियां एंट्रेंस की तरफ बढ़ती है और ठीक उनमें से एक सबसे बड़ी कर एंट्रेंस के बराबर सामने आकर रुकती है। सभी बॉडीगार्ड जो उन कार्स में बैठे थे वह पहले बाहर आते हैं। उनमें से ही एक बॉडीगार्ड आगे आकर गाड़ी का दरवाजा खुलता है। दरवाजा खोलते ही मानव बाहर आता है। बाहर आते वह अपने दोनों तरफ देख अपना सूट ठीक कर सीधा विला के अंदर कदम बढ़ा देता है। जैसे ही वह अंदर आता है उसकी नज़र सोफे पर ठहर जाती है, जहां सिया पूरी तरह से सोफे पर पसरी हुई थी। उसके आसपास 2-3 स्नैक्स, कोल्ड कॉफ़ी, चिप्स के पैकेट रखे हुए थे। सामने टीवी पर एक एक्शन मूवी चल रही थी जिस पर इस वक्त फाइटिंग सीन चल रहा था। वहीं सिया दुनिया से बेखबर उसे मूवी में पूरी तरह से खो चुकी थी और अपना पूरा ध्यान लगाकर एक्शन सीन को देख रही थी। मानव जो अभी अभी अंदर आया था, सिया को ऐसे खुद की बजाय किसी और चीज़ पर इतना ध्यान देकर देखकर उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस थोड़े डार्क हो जाते हैं और वह अपने कदम सिया की ओर बढ़ा था और ठीक सिया के सामने आकर खड़ा हो जाता है।
जिसकी वजह से टीवी ब्लॉक हो जाती है और सिया जो कब से पूरी तरह से फिल्म में डूबी हुई थी, अचानक आए इस आपत्ति की वजह से उसका पूरा मूड भंग हो जाता है और वह चढ़ते हुए सामने दिखती है। सामने उसे मानव दिखाई देता है, जिसे देखकर सिया थोड़ा चिड़चिड़ा होते हुए और गुस्से के साथ रहते हैं। खडूस क्या कर रहे हो? साइड ऑटो फाइटिंग सीन चल रहा है, मुझे देखना है, जल्दी साइड हो जाओ। ये कहकर वह मानव का पैर पकड़ उसे एक तरफ खिसकने की कोशिश करते हैं। कहाँ हमारा मानव, कहाँ हमारी सिया? वह उसको 1 इंच तक नहीं मिला पे। उसने बहुत कोशिश की पर मजाल है मानव 1 इंच भी मिला होगा। ये देखकर सिया का मुंह बच्चों जैसा हो जाता है और वह कहते हैं क्या फायदा सुबह उठकर इतनी गधा मजदूरी करने का, जब मैं इस पहाड़ जैसे आदमी को 1 इंच भी नहीं दिला सकती, लानत है मुझ पर। ये सब उसने बहुत धीमी कहा था पर मानव ने उसकी बातें सुन ली थी और उसके हिले होठों को भी देख लिया था, इसलिए वह 2 कदम आगे बढ़कर सिया को देखा है और कहता है कुछ कहना है तुम्हें? जिस पर सिया अपनी आंखें बड़ी करके मानव को लेकर फिर मुंह से ना कहते हुए सर हाँ में हिलाते हैं, फिर सारंग में हिलाते हुए मुंह से हाँ निकाल दिए, जिस पर मनु से अपनी इंटेंस आंखों से देखा है। तो सिया जल्दी से पलके झपके हुए कहते मैं कह रही थी कि मैं अभी यहाँ से जा रही हूँ। इतना कहकर वह पीछे मुड़ और बिजली की रफ्तार से वहाँ से गायब हो गई। वही लीला आंटी जो मानव को आता देख उसके लिए पानी लेकर आए थे, उन दोनों की ऐसी प्यारी नोटबुक देखकर मुस्कुरा होती है और मानव को पानी का गिलास बढ़ाते हुए कहती है सारी दुनिया को डरा सकती है, सबको अपने इशारों पर नवा सकती है और आपके सामने बच्चों जैसे हरकतें करती है। देखो कैसे भाग गई ये लड़की, किसी से नहीं डरती सिवाय आपके, देखो कैसे भाग गई। वही मानव उनकी बातें सुनता है पर कुछ रिएक्ट नहीं करता, बस ग्लास से 2 घुट पानी पीता है और सीधा सीढ़ियों से होते हुए अपने कमरे की तरफ चल देता है। पर सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते बीच में रुकता है और कुछ सोचकर उसके चेहरे पर एक डेविल मुस्कुराहट आती है। वह कहता है डिनर रेडी करके आप सभी सर्वेंट क्वार्टर चले जाए, किसी को रोकने की जरूरत नहीं, आपको भी नहीं। इतना कहकर वह वापस से ऊपर की ओर चला जाता है। ना ही उसने लीला आंटी को कुछ एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत समझी, नहीं उन्हें कुछ पूछने का मौका दिया। वही लीला आंटी कुछ समय तक मानव को देखते हैं, फिर उसके कहे मुताबिक जल्दी से सारा डिनर रेडी करके सभी सर्वेंट के साथ वहां से चली जाती है। इन सब में लगभग रात के 9 बजे बज जाते हैं। वही अपने कमरे में सिया ईश्वर बेड पर पसरी हुई थी और वेट कर रही थी कि कब लीला आंटी उसे डिनर के लिए बुलाए, क्योंकि डिनर का समय तो हो चुका था। लेकिन कमाल है आज उसे आंटी बुलाने नहीं है। वह इस बारे में सोच ही रही थी कि तभी उसके मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आए। सिया ने तुरंत मोबाइल अपने हाथ में लिया और मोबाइल चेक किया। मोबाइल पर आया मैसेज देखकर उसका मुंह बन जाता है। उसे बहुत चिड़चिड़ाहट हो रही थी, जिससे वह इतना बचने की कोशिश कर रही थी, इतना भाग रही थी। अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, उसे जाना ही था। दरअसल मानव ने उसे अपने कमरे में अभी के अभी आने का मैसेज किया था, जिसे देखकर सिया का ऐसा रिएक्शन था, क्योंकि उसे पता था आज फिर से उसने कुछ ना कुछ गड़बड़ की है, इसीलिए ये खड़ूस उसे अपने पास बुला रहा है। पर कोई और ऑप्शन ना होने की वजह से सिया जल्दी से वॉशरूम में जाती है, फ्रेश होकर अपना होल या कपड़े ठीक करती है। क्या ही ठीक करना है, एक ओवरसाइज टी शर्ट और उसके अंदर शॉर्ट्स पहने थे, पैरों में स्लीपर, बालों की पोनीटेल, हाथ में मोबाइल, हो गई रेडी। फिर वह अपने भारी कदमों के साथ मानव के कमरे की ओर बढ़ जाती है, पर वह अंदर नहीं जा रही थी, वह दरवाजे पर खड़ी थी। बार बार उसका हाथ डोर के हैंडल लॉक पर जाता, फिर वह कुछ सोचकर अपना हाथ पीछे लेते 1-2 बार ऐसा क्या, फिर कुछ सोचकर जैसे ही वह पीछे मुड़ अंदर से आवाज आई चुपचाप अंदर आओ। ये सुनकर सियानी अपनी आंखें मिर्च, फिर कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए हिम्मत कर दरवाजा खोलकर अंदर गई। पर अंदर जैसा उसने सोचा था वैसा कुछ नहीं था। उसे लगा था उसने फिर कुछ गलती की होगी और मानव ने उसे कमरे में दांतों के लिए बुलाया होगा, पर अंदर का तो माहौल ही कुछ और था। इस वक्त मानव ने लोवर और ब्लैक कलर की शर्ट पहनी हुई थी और वह इस वक्त सोफे पर बैठा अपने मोबाइल पर कुछ चेक कर रहा था। वही सफ़र के सामने रखे राउंड टेबल पर खाना रखा हुआ था। ये देखकर सिया को चैन की सांस आए और धीरे धीरे कदमों से चल वह मानव के पास आ जाती है और टुकुर टुकुर मानव को देखने लगती है। मानव उसकी तरफ ना देखते हुए मोबाइल में देखते हुए ही कहता है मुझे देखकर ही पेट भरना है या खाना भी खाना है, वैसे मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, देख सकती हो ऐसे। मन की ऐसी बात सुनकर सिया का मुंह बन जाता है और फिर मानव को देखकर धीरे से कहते हैं अपने देखने लायक क्या है जो मैं आपको देखूं जब मेरे सामने इतना टेस्टी खाना हो। और वह जाकर मानव के बगल रखे एक सिंगल सीटर सोफे पर बैठ जाती है। वही मानव भी मोबाइल साइड में रख अपना डिनर करना शुरू करे। दोनों ही शांति से डिनर कर रहे थे। डिनर करते वक्त सिया बीच बीच में नजरें चुराकर मानव को देखने लगती है।
पर मानव अभी बिल्कुल शांत था, ना वह कुछ रिएक्ट कर रहा था, ना ही उसके चेहरे पर कुछ एक्सप्रेशंस थे। हमेशा की तरह वह पत्थर जैसा चेहरा लिए बैठा हुआ था। लगभग थोड़े समय बाद दोनों का खाना हो गया। दोनों ने ही प्लेट साइड में रखे और सोफे पर बैठ के फिर सिया यहाँ वहाँ कुछ देखने लगी। ये देखकर मानव ने बिना कुछ कहे एक छोटी सी कटोरी सिया के सामने करती सिया ने एक्साइटेड होकर वह कटोरी अपने हाथ में ली और देखा तो उसमें दोस्त को आइसक्रीम थी, जिसे देखकर सिया की आंखें टिमटिम आने लगती है। सिया को आइसक्रीम, चॉकलेट और ठंडी चीज़ इतनी पसंद थी कि क्या है बताएं, बंदी ठंडी में भी आइसक्रीम खाती थी, वह भी चबा चबा कर। आइसक्रीम देखकर आइसक्रीम पर टूट पड़ी। अगर वह इस वक्त नीचे डाइनिंग हॉल में होती और लीला आंटी होती ना तो 2 स्कूप की जगह वह पूरा बॉक्स लेकर बैठ जाती। सिया अपने में मस्त होकर आइसक्रीम खा रही थी। आइसक्रीम थोड़ी मेल्ट हो गई थी, जिस वजह से खाते समय कुछ आइसक्रीम सिया के होठों के पास, उसके गले के पास, यहाँ तक कि कुछ उसकी ड्रेस पर भी गिर गई थी। पर इन सबसे बेखबर हमारी मैडम बच्चों की तरह आइसक्रीम खा रही थी। वही उसके सामने बैठा मानव अपनी इंटेंस नज़रों से सिर्फ उसे ही देख रहा था। आइसक्रीम की लास्ट बाइट लेकर सिया ने जैसे ही वो स्पून अपने मुंह के बाहर निकला तब उसे अपने ऊपर किसी की इंटेंस नज़रें फेल होती है, और जब वह अपनी नज़रें उसे तरफ घूमती है तो देखी है कि मानव कब से उसे ही देख रहा है। ये देखकर सिया कुछ पल के लिए रुक जाते हैं, फिर उसे कुछ समझ में आता है और वह अपना क्यूट सा फेस बनाकर कहती है, सॉरी खडूस, मैं तुम्हें पूछा ही नहीं, सब खत्म होकर अब तुम क्या खाओगे? फिर कुछ सोचकर, नहीं तुम तो बहुत हेल्थ कॉन्शियस हो, तुम कब से ये सब खाने लगे हैं ना? दरअसल उसे थोड़ा गिल्टी फील हो रहा था कि उसने सब अकेले खत्म कर दिया और एक बार भी मानव को नहीं पूछा, इसीलिए ऐसे रीजंस दे रही थी। वही मानव जो सबसे उसे देख रहा था, जब उसकी बात सुनता है तो कहता है, नहीं मुझे भी कुछ खाना है। उसकी बात सुनकर सिया फिर बच्चों सा मुंह बना करके, सॉरी मैं अभी तुम्हारे लिए दूसरी वाली लेकर आता हूँ। इतना बोलकर वह सोफे से उठकर एक कदम ही आगे बढ़ी थी कि मानव ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ उसे अपनी तरफ खींच लिया। ये सब इतना अचानक हुआ कि सिया को कुछ समझ नहीं है और वह सीधा मानव पर जाकर गिर गई। सिया और मन मानव के कमरे में डिनर कर रहे थे। इसी दौरान सिया बच्चों की तरह आइसक्रीम खा रही थी। उसने चेहरे पर, होठों पर और थोड़ा बहुत कपड़ों पर भी आइसक्रीम गिरा दिया था। मैडम को आइसक्रीम खत्म होने के बाद याद आया कि मानव के साथ बैठा है और उसने मानव को पूछा नहीं, इसलिए वह मानव के लिए दूसरे आइसक्रीम लाने के लिए जैसे ही उठकर वहां से जा रही थी कि तभी मानव ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपनी ओर खींच। ये सब इतनी अचानक हुआ कि सिया को संभालने का मौका नहीं मिला और वह सीधा मानव की गोद में जागी। इस वक्त मानव का एक हाथ सिया के कमर पर था और दूसरा उसका एक हाथ थामे हो वही मानव सिया के ऊपर झुकी हुई थी। उसके खुले बाल दोनों का चेहरा ढक रहे थे। दोनों इतने करीब थे कि एक दूसरे की सांस आपस में घुलता हुए महसूस कर पा रहे थे। इसी एहसास की वजह से मानव को अपनी बॉडी में गर्मी बढ़ती हुई महसूस हो रही थी। उसके अंदर एक अलग फीलिंग डेवलप्ड हो रही थी जो सिया को पूरे तरह से का लेने की थी। वही सिया का भी कुछ ऐसा ही हाल था। बेचारी के तो दिल की धड़कन तेजी से बढ़ रही थी, गाल लाल हो चुके थे, पेट में तो मानव तितलियां उड़ रही थी। यह सब एहसास भी सिया के लिए नए थे, पिछले जन्म में भी और इस जन्म में भी मिलकर इसका ये पहला एक्सपीरियंस था। वह कभी किसी लड़के के इतना, वह न जाने कितने ही लड़कों को जानती थी, आपस में मिलना जुलना था, पर कभी उसे ऐसी फीलिंग नहीं आई थी। सिया बस एक तक अपनी गहरी आंखों से मानव को देख रही थी। वही मानव ने उसकी कमर पकड़ अपने और करीब खींच लिया। इस वजह से अब मन के और करीब आ गई। दोनों की नाक आपस में टकरा रही थी, लिबों में बस कुछ इंच का ही फासला था, जिसे मानव ने आगे बढ़कर खत्म कर दिया। और उसके ऐसा करते हैं सिया की आंखें अपने आप बंद हो गई। उसे तो अपने अंदर बिजली दौड़ते हुए महसूस हो रही थी, थोड़ी उलझन, थोड़ी घबराहट, थोड़ा सा अलग एहसास जो सिया को बहुत अच्छा फील कर रहा था। मानव ने सिया को अपनी गोद में ठीक से बैठा है, जिससे सिया के दोनों पर, मानव के अगल बगल पर सिया उसके गोद में थी और मानव पूरे फैशन के साथ सिया को किस कर रहा था। सिया को तो पहले समझ ही नहीं आया, पर यह एहसास उसे अच्छा लग रहा था और इसी एहसास के चलते उसने भी पता नहीं कब मानव के किस का रिस्पांस देना शुरू करके लगी। जब मन को और ज्यादा बेताब कर रहा था, वह उसे और ज्यादा फैशन के साथ किस कर रहा था कि क्या उसके होठों को खा रहा था। उसका बस चले तो वह पूरा का पूरा सिया को खो जाए। लगातार 20 मिनट तक किस करने के बाद जब सिया को सांस लेने में दिक्कत होने लगी, तब मानव उससे दूर होता है और अपना चेहरा सिया के गार्डन में डाल उसके गर्दन को सुनते हुए सिया की पीठ पर हाथ फिराते हुए चला कर उसे शांत करने की कोशिश करता है। वही सिया अपनी उगादी हुई सांसों को काबू करने की कोशिश कर रही थी।
उसने भी अपना सर मानव के शोल्डर पर रख दिया और लंबी गहरी गहरी सांस लेने लगे। थोड़ी देर बाद जब सिया थोड़ी नॉर्मल हुई तब उसे अपनी यह पोजीशन मानव के साथ किया करीबी महसूस हुई तो उसे और ज़्यादा शर्म आ रही थी। साथ ही अभी जो हुआ उसके ख्याल से सिया को और ज़्यादा शर्म आ रही थी, जिसकी वजह से उसका चेहरा पूरा टमाटर की तरह लाल हो चुका है। वही मानव की नज़र तो बस उसके चेहरे पर आते जाते इमोशंस पर थी। सिया को यूँ शर्माता दे मानव के चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कुराहट आ जाती है और अपना एक हाथ आगे बढ़कर सिया के बालों को उसके कान के पीछे करते हुए बहुत धीमी पर सेडिक्टिव आवाज में कहता है, क्या होगा तुम्हारा डार्लिंग, एक किस, तुम्हारी इतनी हालत खराब हो गई, सोचो अगर हम इसे आगे बढ़ गए तुम तो मुझे थोड़ी देर में सहन नहीं कर पाओगी, बहुत कमजोर हो तुम। वही मानव की बात सुनकर सिया कंफ्यूज होकर उसे देखते हैं, पर थोड़ी देर बाद एक दो बार मानव की कही गई बातें अपने में दोहराने के बाद उसे उसका असली मतलब समझ में आता है और उसे और ज़्यादा शर्म आने लगती है। इसीलिए वह मानव के सीने में अपना चेहरा छुपा लेती है और मानव के सीने पर उंगली चलाते हुए, कैसे आप हमेशा ऐसे ही करते हो, मुझे हमेशा परेशान करते हो आप, ये गलत बात है खड़ूस। उसके बाद से मानव इंटेंस आंखों के साथ उसे देखते हुए कहता है, तुम्हें पसंद नहीं है, तुम्हें अच्छा नहीं लगा। मानव के इस सवाल पर किया हड़बड़ा जाती है और इधर उधर देखने लगती है तो मानव कहता है, आंसर डार्लिंग, ठीक है, आज के बाद ऐसा कभी वापस नहीं होगा। मानव की यह बात सुनकर सिया हड़बड़ाकर उसे देखते हुए कहती, अरे नहीं नहीं, मैंने कब कहा मुझे नहीं पसंद, या मुझे गंदा लगता है, आप कुछ भी क्यों बोल रहे हो। तो मानो उसकी आंखों में देखते हुए, तुमने अच्छा लगता है वह भी तो नहीं कहा। तो सिया उसकी आंखों में देखते हुए कहते हैं, पता नहीं ये कैसा इमोशन है, मुझे नहीं पता, पर जब भी आप मेरे करीब आते हो ना, ये कहकर वह मानव का हाथ अपने सीने पर रखती है और कहती है, ये बहुत तेजी से धड़कने लगता है, बटरफ्लाई उड़ रही है ऐसा लगता है, और ना एक अलग ही कशिश महसूस होती है, अलग ही जुड़ाव महसूस होता है, पर पता नहीं ये सब क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, बहुत उलझन है। आप तो सब जानते हो ना, आपको पता है ये सब क्यों हो रहा है। वही मानव बैठा जो सिया की बातें सुन रहा था, उसे सिया की बातें सुनकर अंदर ही अंदर बहुत खुशी हुई, पर उसने ये जाहिर नहीं कि वह अभी भी अपने इंटेंस गहरी काली आंखों को सिया पर गड़ी हुई थी। सिया के आखिरी सवाल पर मन उसे देखा है, वही सिया अपने जवाब का इंतजार करते हैं, उसे देखते हैं, माना उसे देखते हुए कहता, ये सब जानने के लिए शायद अभी तुम बहुत छोटी हो, मैं तुम्हें समझाऊंगा, तुम्हें प्रैक्टिकल करके बताऊंगा कि यह सब क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, ठीक है। ये सब कहते हैं उसकी बातों में एक अलग शैतान साफ समझ आ रही थी, पर सिया फिर भी कंफ्यूज से उसे कंफ्यूज देखकर अपने इस छोटे से दिमाग पर ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत नहीं है, कहा ना बाद में बताऊंगा, फिलहाल के लिए तुम ज़रा दूर रहो, वरना जितना सेल्फ कंट्रोल है ना वह भी खो दूंगा, बाद में मत कहना। मानव की बात समझकर सिया तुरंत थोड़ा दूर हो जाती है, क्योंकि मानव की बिगड़ती हालत उससे भी महसूस हो रही थी। मानव थोड़ी देर आंखें बंद कर गहरी सांस लेकर अपने अंदर उमड़ रहे जज्बातों को कंट्रोल करता है, फिर सिया की तरफ देखते हुए कहता है, जाकर थोड़ी देर आराम करो, और एक बार कल सुबह तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, इसलिए कल कॉलेज मत जाना। मानव के मुंह से सरप्राइज की बात सुनकर सिया एक्साइटेड होकर पूछता, क्या है सरप्राइज। जिस पर मानव उसके माथे पर हल्के से मारते हुए कहता है, सरप्राइज को बता दिया तो वह सरप्राइज क्या है, वैसे भी कल दोपहर को तुम्हें पता चल जाएगा, इसलिए जो जाकर सो जा, वरना बोलते बोलते उसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी और सिया को देखने लगा। वही सिया उसके बस उन अधूरे शब्दों को सुनकर एकदम से पीछे पलटती है और कमरे से भाग जाती है। उसकी ऐसी क्यूट हरकतों पर मानव के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है, फिर वह अपने बालकनी में आकर एक सिगरेट जलता है और आसमान में चांद को देखते हुए कुछ सोचते हुए सिगरेट के लंबे लंबे कष्ट लेने लगता है। इस वक्त उसकी आंखें बिल्कुल खाली थी, उसके चेहरे पर कोई भी इमोशंस एक्सप्रेशंस नहीं थे जो थोड़ी देर पहले सिया के साथ होते समय थे। मानव अभी अपनी सिगरेट पी रहा था कि उसके बगल में रखा उसका फोन बजने लगता है। मानव एक नज़र स्क्रीन पर आ रहे हैं नाम को दिखता है और कॉल पिक कर लेता है। दूसरी तरफ से उसे कुछ बताया जाता है जिसे सुनकर उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस ठंड हो जाते हैं। फिर वह अपनी वही खतरनाक कोल्ड वॉइस में, कैसा है, उन सबको शैडो के रात के डिनर के लिए शैडो के पास भेज दो, बहुत दिन हो गए हैं उसने शायद भरपेट डिनर नहीं किया है, और एक बात, यह सारी न्यूज़ और वीडियो उन सभी के पास पहुंच जाना चाहिए जिन्होंने मानव बजाज से पंगा लेने की कोशिश की है। मानव ने इतना कहकर अपना कॉल कट कर दिया और सामने शांत को देखते हुए देविल तरीके से मुस्कुराते हुए कहता है, कितने भोले हैं लोग, उन सबको लगता है कि सामने वाला शांत है, कुछ नहीं कर रहा, इसका मतलब वह कमज़ोर हो गया है। वह बेवकूफ़ हो, ये क्यों नहीं सोचते, शेर जब 2 कदम पीछे लेता है वह दरकार नहीं लेता, शिकार पर झपटा मारने के लिए ले रहा होता है, बेवकूफ़। इतना कहकर वह सिगरेट को वहीं नीचे फेंक अपने पैरों से मसलते हुए मून को देख रहा था।
वही सिया भागकर अपने कमरे में आ चुके थे। उसे बहुत शर्म आ रही थी। उसे यह मानव का करीब आना किस करना बहुत अच्छा लग रहा था। वह इन सब के बारे में सोच ही रही थी कि तभी उसके दिमाग में यह चीज़ है कि आखिर मानव उसे रेडी रहने के लिए क्यों कह रहा था। कल क्या है, कौन सा सरप्राइज देगा वह मुझे कल, क्योंकि मानव उन लोगों में से नहीं है जो वह रोमांटिक चीज़ या कुछ ऐसा फेनवे में करे, घूमने ले जाया, कुछ जो भी हो, कुछ ना कुछ तो बहुत सीरियस होने वाला है, क्योंकि यह खड़ूस एक नंबर का खड़ूस है। इसे बेकार की उम्मीद नहीं लगा सकती हूँ, कुछ तो है पर क्या। ये सोचते सोचते वह बेड पर आकर लेट जाती है और इस बारे में सोचने लगती है। वही इन सब के बारे में सोते सोते कब उसकी आंख लग जाती है उसे खुद पता नहीं चलता और वह गहरी नींद में सो जाती है। वहीं दूसरी तरफ एक सुनसान इलाके में, जो दिखने में किसी बस्ती की तरह लग रहा था, आसपास कच्चे मकान थे और वहां पर रह रहे लोग शायद से बहुत गरीब लोगों परिवार से थे जो वहां पर रहकर अपनी रोजी रोटी कमाते थे। इस इलाके में एक मकान था जिसके आसपास बहुत से लोग खड़े थे। ज्यादातर आदमी थे, दिखने में बहुत भद्दे और गुंडे किस्म के लग रहे थे। ज्यादातर तो शराब पीकर यहाँ वहाँ गिर पड़ रहे थे। आसपास चल रहे लोगों के साथ बेवजह झगड़ा कर रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे। वहां से गुजरने वाली लड़कियां, औरतें उन पर अपनी बुरी नज़र डाल गंदे गंदे कमेंट्स दे रहे थे। और वह जो लोग वहां से जा रहे थे, आ रहे थे, वह बस उन सब की यह सभी चीज़ बर्दाश्त कर रहे थे, क्योंकि उनमें इतनी ताकत नहीं थी कि वह उन गुंडों से भीड़ जाए। वह वहां के बहुत खतरनाक गुंडे मावलियों का इलाका था। वहां पर तो बहुत से ऐसे भी लोग थे जिन पर बहुत सारे केसेस इस वक्त चल रहे थे। सुपारी लेकर या यूं कहे पैसों के बदले ये लोग कुछ भी काम करने के लिए तैयार हो जाते थे। वही उसी एरिया में बने एक घर जो दिखने में बहुत अच्छा लग रहा था, वहां पर बने दूसरे घरों के मुकाबले वह घर बहुत अच्छा और लग्जरियस लग रहा था। वही उसे घर के आसपास बहुत से लोग हाथों में हथियार लिए उसे घर की निगरानी कर रहे थे, शायद गार्ड थे वहां के। इस घर के अंदर इस वक्त सोफे पर इस वक्त दो लोग बैठे हुए थे। दोनों ने व्हाइट शर्ट व्हाइट पैंट पहने हुए थी। दोनों ने ही बहुत सारा सोना ज्वेलरी पहनी हुई थी। पूरे किलो के भाव में सोना लाकर बैठे थे दोनों। उनमें से एक था उसे गुंडों के ग्रुप का लीडर विजय दादा, जो बहुत लंबा चौड़ा हटा कटा आदमी था। उसका चेहरा भी बहुत खतरनाक था और ऊपर से उसके सर पर कोई बोल नहीं थे, पूरा चमन था। बैठा उसका छोटा भाई राजा, जो हूँ बहू उसकी तरह ही तैयार होकर बैठा था। विजय दादा की बात अगर वहां पर किसी की चलती थी तो वह था ये राजा। राज ने भी बहुत सारा सोना हाथों में गालों में पहना हुआ था, यहाँ तक कि उसके जूते भी सोने के बने हुए थे। दोनों चलती फिरती सोने की दुकान थे। दोनों भाई बिल्कुल एक जैसे लग रहे थे, बस फर्क इतना था कि हमारे विजय दादा पूरी तरह किस चमन थे। उनकी फसल पूरी तरह से मिट चुकी थी और वही राज की फसल दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ती जा रही थी। उसके बाद उसके कंधों से भी थोड़े नीचे थे, इसीलिए वह हमेशा अपने बादलों को एक अलग ढंग से बांधा करता था। वह दिखने में थोड़ा बहुत अच्छा लुकिंग था। उसकी पर्सनैलिटी, बॉडी भी काफ़ी अच्छी थी। उसे लगता था कि वह सबसे ज़्यादा हैंडसम सेक्सी आदमी है। कोई भी लड़की एक नज़र उसे देखकर उसे पर फिदा हो जाएगी, ऐसा उसका भ्रम था जिसमें वो आज तक जीता आ रहा था और इस भ्रम को आज तक किसी ने नहीं छोड़ा था। वही वह दोनों अपने सामने बैठे शख्स को भर रहे थे। राजा की नज़रें तो सामने बैठे शख्स से नहीं रही थी, उसकी आंखों में हवस और गलत इरादे साफ दिख रहे थे। पर वही सामने बैठा शख्स में उसे पूरी तरह से नज़रअंदाज करते हुए सामने रखी कांच की टेबल पर एक फ़ोटो रख दी और दोनों भाइयों की तरफ देखते हुए उस शख्स ने कहा, इसे उठाना है और इसे जिंदगी भर तड़पाना है। मौत नहीं देनी, पर मौत से बदतर जिंदगी देनी है। इस तरह गायब करो कि किसी को कभी इसकी खबर भी ना मिले, जिंदा है या मर गई ये तक नहीं पता चलना चाहिए। ये कहते हुए वह बाजू में एक बड़ा सा बैग लाकर रख देता है। बैग की जिप खोल वह बैग दोनों भाइयों की ओर बढ़ा देता है। उसे बैग पूरा पूरा पैसों से भरा हुआ था, शायद उसमें लाखों रुपए थे। पैसों से भारी बैग देखकर आसपास खड़े गुंडे ललचाया नजरों से उसे बैग को देखने वालों, अगर वहां उनका लीडर बैठा नहीं होता तो शायद अब तक वह उसे बैग को छीनकर उसे में से सारा पैसा लूट लेते। पर लीडर के सामने ऐसे करना तो छोड़ो, सोचने की भी उनकी हिम्मत नहीं थी। विजय दादा के बगल में खड़ा एक आदमी विजय दादा के इशारे पर आगे बढ़कर टेबल पर रखा फोटो उठाकर विजय दादा की तरफ बढ़ा देता है। फोटो देखकर तो एक पल के लिए विजय दादा भी बैठ जाता है, क्योंकि फोटो में दिख रही लड़की थी इतनी खूबसूरत है। वही उसके बगल में बैठा राजा, जो कब से सामने बैठे शख्स को घर रहा था, वह अपनी मक्कारी और लालच भरी आवाज में कहता है, अगर तुम मेरे साथ एक रात बिताने के लिए तैयार हो जाती हो, सच कह रहा हूँ, तुम्हें इतने पैसे भी खर्च करने की जरूरत नहीं, खुशी खुशी तुम्हारे लिए ये काम कर दूंगा। बताओ कैसी लगी ये दिल तुम्हें। वही अब तक आप समझ ही गए होंगे कि सामने कोई लड़की बैठी हुई थी। वह राजा की बात सुनकर अंदर ही अंदर डर जाती है, साथ ही उसके दिल में राजा के लिए गुस्सा नफरत बढ़ रही थी।
उसका बस चले तो अभी की अभी राजा को यही जान से मार दे, पर ना ही उसकी इतनी हिम्मत थी ना ही ताकत, इसलिए उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। वह दोनों भाइयों की तरफ देखते हुए कहती है, यह आधी पेमेंट है, आधी पेमेंट कम होने के बाद आप सबको मिल जाएगी। फिर राजा की तरफ देखकर कुछ सोचकर वह कहते हैं, ये जो लड़की है ना, यह मुझे भी कई ज़्यादा सुंदर है, अगर तुम चाहो तो हर रात इसके सारे बिता सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस इसे आसानी से मौत नहीं मिलनी चाहिए। राजा जब सामने बैठ शख्स की बात सुनता है तो उसकी आंखें चमक उठती है और वह जल्दी से अपने भाई के हाथ से फोटो लेकर देखने लगता है, और जैसे ही फोटो देखा है उसका दिल वहीं रुक जाता है। वह अपने सीने पर हाथ फिराते हुए हवास भरी नज़रों से फोटो को देखते हुए कहता है, क्या नाम है इस बाला का? जिस पर सामने बैठा शख्स कहता है, सिया। राज ये नाम सुनकर अपने चेहरे पर एक देविल मुस्कुराहट लाते हुए कहता है, सिया अब बनेगा मैं तेरा पिया। फिर अपने भाई की तरफ देखते हुए छोटे बच्चों की तरह जीद करता है और वह कहता है, भाई अपन को यह चाहिए, बोले तो इस पर अपना दिल आ गया है, मैं इसके साथ पहले मजे करो, फिर आप जो चाहिए वह कर लेना, पर पहले में। वही उसकी बात सुनकर विजय दादा उसे घूरता है, फिर कहता है, ठीक है छोटे। उन दोनों की बात सुन सामने बैठी शख्स मुस्कुरा देती है और फिर कहते हैं, तो फिर अगली मुलाकात। काम पूरा होने पर यह कहकर वह उठकर वहां से निकल जाती है। मानव के बीच में थोड़ी सी नोकझोंक, थोड़ा सा रोमांस होता है। उसके बाद मानव उसे एक सरप्राइज के लिए कल रेडी रहने के लिए कहता है, या बहुत बार इसके बारे में पूछिए, पर मानव कोई जवाब नहीं देता। वैसे अपने कमरे में उसके और मानव के बीच हुए मोमेंट्स के बारे में सोचती है, खुश हो जाती है, उससे ये सब बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद वह सरप्राइज के बारे में सोते हुए कब नींद की आगोश में चली जाती है उसे पता ही नहीं चलता। उसे तो ये भी नहीं पता चला कि कोई अनजान शख्स ने उसे बर्बाद कर देने की, उसकी जिंदगी जीते जी नर्क बनाने की सुपारी दे दी है। ये भी कहाँ पता था, पर यह हो चुका था। दिल्ली के मशहूर गुंडों क्रोशिया की सुपारी देकर वह शख्स वहां से चला जाता है। जाते वक्त उसे शख्स ने सिया के बारे में हर जानकारी उसे दे दी थी, जिस वजह से सब ने सिया को किडनैप करने की प्लाटिंग पूरी तैयार के साथ करने की शुरुआत कर दी। वहीं रावण मेंशन में नक्श बहुत देर से अपने कमरे में यहाँ वहाँ घूम रहा था। उसके चेहरे पर बेचैनी, घबराहट सांप दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज़ या कोई बात उसे परेशान कर रही है और उसे इसका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा। आखिरकार वह हर मन कर अपने कमरे से बाहर आता है और सीधा अपने बड़े भाई के कमरे की तरफ बढ़ जाता है। वही राम के कमरे में इस वक्त अधिक और राम बैठे हुए थे और किस बारे में बात कर रहे थे। तभी अचानक दरवाजा खोल सीधा अंदर आता है। दोनों को देखकर वह बिना कुछ सोच उन दोनों के बीच में आकर बैठ जाता है। उसके चेहरे पर वह चिंता देख दोनों पूछ बैठे हैं, क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है? जिस पर नक्श तो यही बात का इंतजार कर रहा था कब कोई उसे इस बारे में पूछे, तो उसने बोलना शुरू कर दिया, हाँ भाई मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, क्या आपको लगता है वह मुझे माफ़ करेगी? जिस पर अधिक कहता है, वह कौन और किस लिए माफ़ करना है तुम्हें, किसको? जिस पर लक्ष्मी बनाते हुए कहत है, भाई अब ज़्यादा आपको पता है मैं किस बारे में बात करूं, मैं सिया के बारे में बात कर रहा हूं, क्या आपको लगता है वह मुझे माफ़ करेगी? मैं अब तो उसके साथ बहुत बड़ा बिहेव किया है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि किस तरह उसे फेस करूंगा। इतना सब कुछ करने के बाद, उसे इतना कुछ सुनने के बाद, फिर अपनी जगह से खड़ा होकर यहाँ वहाँ घूमते हुए आप दोनों ने तो थोड़े समय बाद उसके साथ अच्छे से बर्ताव करना शुरू कर दिया था। अधिक भाई तो उसके साथ दोस्ती भी कर रहे थे और राम भाई ने उसके साथ कभी कुछ गलत नहीं किया। उस दिन के बाद और मैं गधा इतना कुछ हो जाने के बाद भी हमेशा उसके साथ कितना गलत करता रहा हूँ, बात तक ढंग से नहीं की आज तक मैंने उसके साथ, हमेशा उसे झगड़ता हूँ, उसको हर बात में दांतों का सुनने का बहाना ढूंढता हूँ। कितनी बार तो उसे रागिनी के कहने पर उसे नीचा दिखाया है, बहुत बुरा किया है उसके साथ, मुझे नहीं लगता वह कभी मुझे माफ़ करेगी। उसकी बात सुनकर अधिक उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है, वह तो हमें भी नहीं पता तुम, क्या वह हमें भी कभी माफ़ करेगी या नहीं, पर माफ़ी मांगना हमारा काम है। माफ़ करना है या नहीं वह सिया के डिसीजन है, उसको हम कुछ नहीं कर सकते, यह इसके लिए प्रेशर भी नहीं कर सकते कि वह हमें माफ़ करे। पर हम अपनी हरकतों से, अपनी प्यार से उसे मनाएंगे, उसकी माफ़ी मांगेंगे। अब माफ़ नहीं करेगी तो क्या हुआ, थोड़े समय बाद माफ़ करेगी, हम हार नहीं मानेंगे, आखिर में है तो हमारी बहन। और पिछले समय जब मैं उसके साथ थोड़ा बहुत समय बिताया था, तब इतना तो पता चल गया था कि वह ज़्यादा समय तक किसी अपने से दूर नहीं रहती, ना ही नाराज़ रहती है। अब नाराज़ है तो उसकी नाराज़गी दूर करेंगे, उसे मनाएंगे, नहीं मानेगी तो फिर से मानेगी, तब तक मानेंगे जब तक वह मन नहीं जाने। फिर कहता है, इतनी सी तो प्यारी बहन है हमारी, वह भी इकलौती, इतना तो करना पड़ेगा ना उसके लिए। उसकी बात सुनकर नक्श पूरी तरह से एकदम ऐसे जोश में आ जाता है और वह कहता है, हाँ भाई आप बिल्कुल सही करें, मैं तब तक सिया से माफ़ी मांगूंगा जब तक वह मुझे माफ़ ना कर दे।
अगर उसने मुझे माफ़ नहीं किया ना तो मैं उसका नौकर बन जाऊंगा, उसका ड्राइवर बन जाऊंगा, उसका होमवर्क कर दूंगा, उसका सारा काम करूंगा, उसका बॉडीगार्ड बन जाऊंगा, तब तक उसके पीछे लग जाऊंगा जब तक वह मुझे माफ़ नहीं करती और मुझे भाई नहीं कहते। आपको पता है मुझे ना वह जब यहाँ आई थी ना तब भाई का कर बुलाती थी, पर रागिनी को बुरा ना लगे ना इसलिए मैं सिया को बहुत डांट कर कह दिया था कि मैं उसका भाई नहीं हूँ और कभी मुझे भाई मत कहना। पर भी वह मुझे हमेशा भाई का कर बुलाती थी और इसके लिए मैंने उसे कितना डांटा और अब देखो उसी के मुंह से भाई सुनने के लिए अब तरस रहा हूँ। तो पीछे से राम कहता है हम सब की भी वही हालत है ना, एक समय था जब वह हम सब से प्यार अपनापन पाने के लिए तड़पती थी, आगे पीछे करती थी, तब हम उसे खुद से दूर कर देते थे, उसे झलक देते थे, उससे कहते थे कि उसका हमारा कोई रिश्ता नहीं। और अब देखो इस कर्म कहते हैं अब सिया हमारी जगह और हम सिया की जगह है, अब हम तरस गए हैं उसके मुंह से खुद के लिए भाई सुनने के लिए, उसके चेहरे पर वह मुस्कुराहट, आंखों में वह अपनापन और प्यार देखने के लिए। तभी पीछे से अधिक आता है और कहता है भाई हम सुबह सिया से मिलने तो चाहेंगे पर हम उसे कहेंगे क्या, क्या उसे हमारी बात सच लगेगी कि उसके साथ जो कुछ भी है उसके बारे में सच में कुछ आइडिया नहीं था। हमें तो हमेशा यही लगता था कि सिया को बहुत अच्छी तरीके से अस्पताल में ट्रीटमेंट मिल रहा है और वह वहाँ ठीक है, इसलिए हमने उसके बारे में जानने की भी सहमत नहीं होता और उसके साथ इतना कुछ हो चुका है। वह इन सब से इतना ज़्यादा इफेक्ट हो गई कि उसने अपने इमोशंस ही खो दिए। वह तो भला हो मिस्टर बजाज का जिन्होंने उसे बचा लिया, वरना जिस तरह से रागिनी ने अपनी प्लानिंग की थी, मुझे तो डर है अगर वैसा चलता रहता तो हम कभी सिया को मिल भी पाते, देख भी पाते और हमें कभी इस बारे में सच पता चलता। नक्श आदि की बात सुन राम की तरफ देखकर अपना अगला सवाल पूछता है भाई सोच भी लिया कि हमने सिया को सब सच बता दिया, क्या वह हम पर विश्वास करेगी? क्योंकि जब वह हमें सच्चाई बता रही थी तब हमने भी तो उसे पर विश्वास नहीं किया था, जब उसे जरूरत थी तब तो हम नहीं थे, तो क्या अब वह अपनाएंगे हमें, कर पाएंगे हम पर भरोसा? राम दोनों को देखकर थोड़ा रिग्रेटफुल आवाज में कहता है मुझे वह कुछ नहीं पता, माफ करना ना करना उसका डिसीजन है, पर अपनी गलतियों के लिए मैं जरूर माफी मांगूंगा, उसे सारी सच्चाई कल में बताऊंगा, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। वही श्रीमती राव के कमरे में वह लगातार अपने फ़ोन पर रागिनी को कॉल ट्राई करते हुए यहाँ वहाँ टहल रही थी, पर रागिनी का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था जिस वजह से उन्हें बहुत घबराहट हो रही थी और चिंता भी हो रही थी। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि रागिनी गई तो गई कहाँ, क्योंकि रागिनी को निकालने के बाद जब सब अपने अपने कमरे में चले गए तब वह सबके जाने की बात सबसे छुप कर नीचे आई थी ताकि रागिनी को कुछ पैसे देकर अच्छे से होटल में जाने के लिए कह दे। पर रागिनी वहां नहीं थी, उन्हें बहुत देर तक रागिनी को यहाँ वहां ढूंढा पर वह वहां नहीं मिला, इसलिए कमरे में आकर वह लगातार रागिनी को मैसेज और कॉल कर रही थी, पर रागिनी का फ़ोन इस वक्त स्विच ऑफ ही आ रहा था, इस वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। अगले दिन मानव ने बताए समय के आधे घंटे पहले ही मिस्टर ओल्ड ड्राइवर और तीनों भाई मानव के विला के सामने खड़े थे। गॉड्स को पहले ही इस बारे में इन्फॉर्म कर दिया था, इसीलिए ज्यादातर उन्हें नहीं रोका गया। कर जैसे ही अंदर आती है वह में एंट्रेंस के सामने रुक जाती है। सबसे पहले राम, अधिक और नक्श बाहर आते हैं, फिर राम आगे बढ़कर दादाजी की तरफ के दरवाजे को खोल हाथ बढ़ाकर दादाजी को बाहर आने में मदद करता है। वही नक्श जल्दी से एक तरफ से दादाजी को संभाल कर उन्हें चलने के लिए सहारा देते हुए वह विला के अंदर आ जाते हैं। विला के अंदर इस वक्त सभी नौकर अपना काम कर रहे थे। जब वह देखते हैं कि गेस्ट आए हैं तो सबसे पहले वह उन्हें सुख पर बैठने के लिए कहते हैं, पानी देते हैं और एक नौकर इस बारे में मानव को बताने के लिए उसके स्टडी रूम की तरफ चला जाता है। वह चारों सोफे पर बैठे आसपास देख रहे थे, उन सब की वह बेताब नजरें किसी को ढूंढ रही थी। तभी सीढ़ियों से किसी की पैरों की आवाज आती है और सबका ध्यान उसी तरफ चला जाता है जहां इस वक्त मानव नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा था। इस वक्त मानव ने ब्लैक कलर की शर्ट, ब्लैक कलर की पैंट पहनी हुई थी। घर पर वह बहुत कैजुअल लुक में था, उसके बोल हल्के से मैसेज थे पर उतने भी नहीं, हमेशा की तरह हाथ में वॉच, चेहरे पर कोई एक्सप्रेशंस नहीं। शर्ट उसके बॉडी के लिए बिल्कुल परफेक्ट थी, जिस वजह से उसकी वह मस्कुलर फिट बॉडी साफ देखी जा सकती थी। साथ ही उसने आगे के 2 बटन खुला रखे हुए थे जिस वजह से उसका वह मस्कुलर चेस्ट साफ दिख रहा था। मानव की वह नीली गहरी आंखें इस वक्त बहुत खतरनाक लग रही थी उसका, और अभी बहुत डेंजरस था। उसको देखकर ही किसी के पसीने छूट जाए। मानव धीरे धीरे सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे आता है और जाकर सिंगल सीटर सोफा जो सिर्फ उसका था, जहां पर किसी को बैठने की इजाजत नहीं थी, यहां तक कि सर्वेंट को तो उसे छूने की भी इजाजत नहीं थी, स्पेशली लेडी सर्वेंट को। सिया एक एक्सेप्शन थी इन सब के लिए।
मानव सोफे पर आकर बैठ एक पैर पर दूसरा पर चढ़कर सामने चारों की तरफ देखा है। वही दादाजी उसे देखकर हल्के से कहते हैं, हेलो मिस्टर बजाज। मानव बस हल्का सा सर हमें हिलता है। दादाजी अपनी नजरें यहाँ वहाँ घूमते हुए कहते हैं, सिया कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही क्या? आप नहीं बताया, हम आ रहे थे उससे मिलने। उनकी बात सुनकर मन के चेहरे पर एक डेविल मुस्कुराहट आती है और फिर वह अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, इतनी भी क्या जल्दी है मिस्टर राव, थोड़ा इंतजार कीजिए। मानव बाजार जबान का पक्का है, आती ही होगी थोड़ी देर में मेरी डार्लिंग, तब तक आप मुझसे ही बात कर लीजिए। विस्पर राम कहता है, मिस्टर बजाज हमें सिया से एक बहुत जरूरी चीज को लेकर बात करनी है और यह सिर्फ सिया के सामने ही हो सकता है, तो क्या आप उसे बुला सकते हैं? वैसे इन सब के लिए हमने आपने जो भी शर्त बताई थी वह भी तो मान लिया ना, फिर यह सब। जिस पर मन उसे बीच में ही रोकते हुए उसकी तरफ अपनी नजरें घूमर हल्के से मुस्कुराते हुए कहता है, मैं कुछ नहीं बोलना फ्यूचर हेड, पर बात ऐसी है कि जब तक मुझे आप ये चीज़ एक्सप्लेन नहीं करते कि आप एग्जैक्टली किस चीज़ के बारे में बात करने के लिए आए हैं, तब तक आप उससे नहीं मिल सकते। मानव की ऐसी बात सुनकर नक्श चिढ़ जाता है और वह थोड़ा चिड़चिड़ा होकर कहता है, ये कैसी बात हुई? हमने आपसे परमिशन मांगी, आपने उसके लिए एक कंडीशन रखे, हमने वह भी एक्सेप्ट की, अब आप हमें और एक कर रहे हैं। आप क्यों बात को बढ़ा रहे हैं? हमें सिया से मिलना है, हम आपको क्यों एक्सप्लेन करें? हम सिया के सामने इस बारे में बात करेंगे ना, आप सिया को बुला दीजिए। जिस पर मानव उनकी तरफ देखकर उनका मजाक उड़ाने वाले लहजे में करे, वह क्या है, ना मेरी डार्लिंग है ना थोड़ी सी ज़्यादा सेंसिटिव है, वह किसी से भी हट हो जाती है, खासकर ऐसे लोगों से जिसके साथ उसका पेस्ट में कोई रिलेशन हो। और आप लोगों ने समय समय पर साबित किया है कि जब जब वह आपसे मिले हैं तब तक वह बहुत हट हुई है, इसलिए जब तक ये बात क्लियर नहीं हो जाती कि आप सभी यहाँ क्यों आए हैं और मुझे ये सेटिस्फैक्शन नहीं मिलने की इन सब से उसे कुछ हट नहीं होगा, तभी मैं उसे बुलाऊंगा, इसीलिए मुझे बताए, वरना दरवाज़ा उसी तरफ है, जिस तरह से आए थे उसी तरह चले जाए। वही मानव की बात सुनकर तो सबकी बोलती बंद हो जाती है। मानव ने बिना हाथ उठा सबके गालों पर तमाचे रसीद दिए थे, क्योंकि उसने जो जो कहा था वह सच था। जब से सिया की लाइफ में वह सब आए थे और जब जब सिया उनके साथ थी तब तक सिया सिर्फ हट हुई थी, उसकी बेइज्जती हुई थी, उसे रुलाया गया था और कुछ लोगों की वजह से तो वह मरते मरते बची थी। दादाजी भी सिचुएशन समझते हैं, इसलिए अपना गला साफ करते हुए बोलने की शुरुआत करते हैं और अब तक जो हुआ और उनके सामने जो सच्चाई वह सब मानव के सामने अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। माँ और बिना किसी इमोशन के बस एक तक उन्हें देख रहा था। इतना कुछ सुनाने के बाद भी उसके चेहरे पर इतना सभी इमोशंस नहीं था, वह अभी अपने ब्लैक चेहरे के साथ उन सबको देख रहा था। नक्श को तो डाउट हो रहा था ये सुन भी रहा है कि नहीं। सब कुछ कहा जाने के बाद दादाजी चुप हो जाते हैं, उनकी नज़रें नीचे हो जाती है, क्योंकि यह सब दोहराते हुए उन्हें फिर से रिग्रेट वाली फीलिंग ने घेर लिया था। उन्हें खुद पर गुस्सा भी आ रहा था और शर्म भी कि इतने बड़े घर के हेड होने के बावजूद, आर्मी ऑफिसर होने के बावजूद, इतना ना शोहरत होने के बावजूद भी उनकी पोती को ये सब देखना पड़ा, झेलना पड़ा और वह कुछ नहीं कर पाए। साथ ही वह खुद को इन सब के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे थे, क्योंकि वही थे जिन्होंने सिया को यहाँ लाया था और सिया के इस सिचुएशन के लिए कहीं ना कहीं वह खुद भी जिम्मेदार थे। ये गिल्ट था उनके अंदर, साथ ही उनकी आंखें भी नाम हो गई थी। दादाजी की शांत हो जाने के बाद अधिक राम की तरफ देखा है, शांति से रिस्पेक्ट के साथ कहता है, मिस्टर बजाज हमें सच में इन सब का कोई आइडिया नहीं था, हम इतने भी हार्टलेस लोग नहीं हैं जो सिया के साथ यह सब करे। मुझे लगता है सिया को ऐसा लगता है कि इन सब में कहीं ना कहीं हमारा हाथ होगा, हमने ही यह सब सिया के साथ क्या होगा ऐसे उसे लग रहा होगा। हमें बस वह गलतफहमी मिटनी है और आज तक जो कुछ भी उसके साथ हमने बुरा किया है उसके लिए माफ़ी मांगना है और हमारी कोई भी इंटेंशंस नहीं है उसे हर्ट करने की। प्लीज़ आप सिया को भुला दीजिए, हमें उससे माफ़ी मांगनी है। जिस पर मानव के चेहरे पर फिर से एक डेविल मुस्कुराहट आती है और वह अधिक की आंखों में देखते हुए कहता है, तुम सबको क्या लगता है तुम माफ़ी मांगोगे और वह तुम्हें माफ़ कर देगी? यह सब इतना आसान है? जिस पर राम कहता है, पता है आसान नहीं है, पर हम माफ़ी मांगना चाहते हैं, हम वह सब करेंगे जिससे ये सिचुएशन हम ठीक कर पाए, हमारा रिश्ता ठीक कर पाए। हमें पता है कि सिया इतनी आसानी से हमें नहीं माफ़ करे, पर हमें ट्राई तो करनी दीजिए। जब तक वह हमें माफ़ नहीं करती तब तक हम लगातार उससे माफ़ी मांगेंगे, फोर्स नहीं करेंगे, पर अपनी तरफ से कोशिश तो करेंगे ना। ये सब कहते हुए उन चारों की आंखों में नमी उतर आए थे। नक्श के तो आंखों में मोटे मोटे आंसू आ गए थे, उसे और ज़्यादा गिल्टी फील हो रहा था। वह आंखों में आए आंसू को सबकी नज़रों से पूछने के लिए हल्के से हाथ मुंह पर फिर आते हुए आंखों में आए आंसू पहुँचने लगता है।
तभी उसकी नज़र सामने ऊपर सीढ़ियों की तरफ जाती है जहां सिया खड़ी थी और उसके आंखों में इस वक्त आंसू थे और उसकी पकड़ वहां बनी सीढ़ियों के पास की ग्रिल पर कश्ती जा रही थी। वह ऊपर देखते हुए धीरे से कहता है सिया, साथ ही उसके मुंह से सिया सुन सब पहले उसकी तरफ देखते हैं फिर ऊपर की तरफ शिवाय मानव की, क्योंकि मानव को पहले ही सिया की प्रेजेंस फुल हो चुकी थी। सभी आंखों में नमी लिए सिया की तरफ देख रहे थे, सबके चेहरे पर रिग्रेट गिल्ट वाली इमोशंस थे। वही सिया भी बिना किसी इमोशंस के एक तक सामने देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे जो लुढ़क कर उसके गालों पर आ गए और वह कुछ धीरे धीरे बोल रही थी। क्या बोल रही थी पता नहीं, पर उसके होंठ जरूर हल्के हल्के हिल रहे थे। दादाजी सिया की तरफ देखकर होली से कहते हैं, सिया मेरी बच्ची मुझे माफ कर दो, इस बूढ़े से गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। वही सिया अचानक से तेज कदमों के साथ सीढ़ियों से नीचे भाग कर आ रही थी। उसके पैरों की आवाज पूरे विला में गूंज रही थी। वही सिया को यूं नीचे भागता आता देख दादाजी के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कुराहट आ गई। उन्होंने अपने भाई फैला दी सिया को गले लगाने के लिए दौड़ते हुए नीचे आए और अपने कदमों से आगे की ओर बढ़ने लगी। पर सिया सोफे की तरफ न जाते हुए दरवाजे की तरफ भाग रही थी, जिस वजह से सब कंफ्यूज हो गए। दादाजी जो भाई फैलाए खड़े थे वह भी कंफ्यूज हो गए और सब ने मुड़कर पीछे देखा और सबकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। सबके चेहरे पर कंफ्यूजन दिखने लगा। वही यह सीन देखकर मानव के चेहरे पर एक बहुत बड़ी डेविल मुस्कुराहट आ गई, उसके आंखों में एक अलग चमक आ गई। मिस्टर ओल्ड राव, अधिक राम और नक्श सभी सिया से मिलने के लिए और उससे माफ़ी मांगने के लिए मानव की विला आ जाते हैं और मानव को सारी सिचुएशन वह एक्सप्लेन करते हैं और एक्सप्लेन करते हुए वह इमोशनल हो जाते हैं। उन सभी के अंदर गिल्ट और शर्मिंदगी की फीलिंग और ज़्यादा बढ़ जाती है, साथ ही आंखों में नमी उतर आती है। नक्श की नज़र सिया पर जाती है जो सेकंड फ्लोर से वह सब देख रही थी। इस वक्त उसकी हाथों की पकड़ रेलिंग पर बहुत कर चुकी थी, साथ ही उसकी आंखों में आंसू थे और वह एक तक सामने की ओर देख रही थी। सिया को देखकर दादाजी और तीनों भाई और ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। दादाजी धीरे से कहते हैं, मेरी बच्ची। तभी सिया वहां से भागते हुए पूरी स्पीड के साथ सीढ़ियां उतरते हुए नीचे की ओर बढ़ने लगती है। दादाजी को लगता है इतने दिनों बाद सिया उनको देखकर और शायद उनकी कही गई बातें सुनकर इमोशनल हो गई है और उनके पास आ रही है। ये सोचकर उन्होंने भी सिया के लिए हाथ आगे बढ़ाया। सबकी नज़रें श्याम पर थी जो बेख्याली में नीचे भागते हुए आती है और दादाजी को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ जाती है। सिया के इस क्रिया से मानव को छोड़कर हर कोई शॉक हो जाता है। सबके चेहरे पर कंफ्यूजन और शॉक के एक्सप्रेशन थे, तो वही मानव के चेहरे पर डेविल एक्सप्रेशंस। सिया को अपने पास न आता देख कहीं और जाता देख सब सिया की तरफ देखते हैं, आखिर क्या बात है, सिया कहाँ जा रही है। सभी मुड़कर पीछे देखते हैं तो और ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। सबकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और एक तक सब सामने की तरफ देखते हैं। जहां सिया गई थी वही सामने 5 लोग खड़े थे। उनमें से एक कपल था जिनकी उम्र लगभग 50-60 होगी। दोनों दिखाने से पति पत्नी लग रहे थे। वही उनके साथ एक 23-24 साल की लड़की और 2 अच्छे खासे हैंडसम गुड लुकिंग लड़की जिनकी उम्र तकरीबन 26 से 28 साल हो, दिखने में बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग थे। तो आप सबको ही जानना होगा कि आखिर ऐसा कौन आया कि सबको इग्नोर करके सिया उनकी तरफ क्यों भाई। दरअसल यह सिया के अनाथ आश्रम से एक फैमिली थी जिनके साथ सिया ने लगभग अपनी यहाँ आने की पहले जिंदगी साथ बिताई थी। सिया का परिवार था ये। सिया उन सबको देखकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। उसे बहुत गिल्टी फील हो रहा था क्योंकि पिछली जिंदगी और इस जिंदगी में भी बस खून के रिश्तों की चाहत में उसने अपनी इतनी खूबसूरत रिश्ते परिवार छोड़ दिए थे। उसने अपने उसे सो कॉल्ड फैमिली के लिए इन लोगों को जिन्होंने अपने हाथों से खिलाया, चलना सिखाया, बोलना सिखाया, पहला अक्षर लिखाए, सिया के लिए सब कुछ किया और रसिया ने जब असली परिवार मिला इस खुशी में इन सबको छोड़कर यहाँ आ गई। पिछली जिंदगी में भी जब सिया आश्रम से दिल्ली यहाँ राज परिवार के पास आए तब उसके बाद वह कभी अपने आश्रम के किसी भी सदस्य के साथ कांटेक्ट नहीं कर पाए, ना ही उनसे मिलने गई। दरअसल यहाँ आकर सबका अपने लिए ऐसा प्रताप देखकर सिया को बहुत ज़्यादा दुख होता था, हट होती थी, पर उन सबसे ज़्यादा उसके दिल में एक खेल था और इसी गढ़ के चलते उसने अपने इस प्यार से परिवार को कभी कांटेक्ट नहीं किया। वह हमेशा सोचती थी जिस लालच के चलते वह यहाँ आए उन सबको दुख देखकर अब किस हक से अपने इस मुश्किल घड़ी में उन सबके पास है, ये तो सरासर बेशर्मी हुई ना। इसलिए वह पिछले जिंदगी में कभी लौटकर ना ही आना था, आश्रम गई ना ही किसी से बात की। इस जिंदगी में भी उसके अंदर डर था, वह डर रही थी इन सब के सामने जाने से। उसे लगा था वह सब उससे नाराज होंगे, उससे बात नहीं करेंगे या तो उसे भूल चुके होंगे, पर उन सबको सामने देखकर वह अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाए और जैसा उसने सोचा था वैसा कुछ नहीं था। उन सब ने बारें फैलाकर उसे अपना लिया, सीने से लगा लिया, उसे पर प्यार बरसाया।
इस वक्त उन पांचों में भी बहुत सिंपल से कपड़े पहने हुए थे और भाई सिया भाग कर जाकर वहां खड़ी उसे बुजुर्ग औरत को गले लगा लेती है और उन्हें गले लगा कर रोते हुए कहती माय माय। वह इतना बोलकर जोर जोर से रोने लगती है। वही वह बूढ़ी औरत भी सिया को और कस के गले लगा कर रोने लगती है। माहौल बहुत इमोशनल था। वहां खड़े सभी के चेहरे पर अलग अलग एक्सप्रेशंस थे। किसी के कन्फ्यूजन वाले एक्सप्रेशंस थे, किसी के सरप्राइज वाले थे, किसी के चालाकी भर थे तो किसी के प्यार भरे थे, किसी की आंखों में लंबा इंतजार देख रहा था, प्यार देख रहा था, अपनापन देख रहा था। सिचुएशन बहुत अलग हो गया था। तभी उसे औरत के बगल में खड़े उसे उम्रदराज आदमी ने सिया के सर पर हाथ रखते हुए बड़े ही प्यार से पर नाराजगी जताते हुए कहा, सिर्फ अपनी में से मिलोगी, हमसे नहीं मिलना तुम्हें। वही उसे आदमी की बात सुनकर उनकी तरफ देखकर मुस्कुराती है। फिर मैं से थोड़ा अलग होकर उसे बूढ़े आदमी के गले लगाकर उन्हें कहते हैं, ऐसे कैसे अबा, मैं आपको कैसे भूल सकती हूँ, आप तो मेरे सब कुछ हो। सिया के माए और आब ने मिलकर उसे गले लगा लिया। कोई भी ये देखा तो साफ पता चल गया कि उनके बीच कितना गहरा रिश्ता है, कितना प्यार है, अपनापन है। यूं ही थोड़ी देर गले लगाकर वह खड़े रहे। आबा की आंखें भी नाम थे। उन तीनों को यूं अपने आप में लगा, देख उनके साथ आए तीनों पहले खुश होते हैं पर वक्त बीतने के साथ उनका मुंह थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है, साथ ही परेशान भी, क्योंकि सिया लगातार रो रही थी। उसकी आंखें ना चेहरा पूरा लाल हो चुका था। वही कब से वहां पर अपने चेहरे पर एक अलग ही देविल एक्सप्रेशन लिए मानव के चेहरे के एक्सप्रेशंस डार्क हो गए और उसकी आंखें लाल हो गई। पहले तो उसे यूं किसी का सिया को गले लगाना बिल्कुल पसंद नहीं आया और दूसरी सिया की आंख से बहते आंसू जो उसके बर्दाश्त के बाहर थे, इसलिए उसने अपने कदम सिया की ओर बढ़ा दिए। पर तभी उनमें से वह लड़की सिया का हाथ पकड़ रहती है। अब बस सिया, अब कितना रोएगी, देख पूरा चेहरा बंदर की तरह लाल हो गया है। और क्या तू सिर्फ माए और अबा मिलेगी, हमसे नहीं मिलेगी? इस लड़की की बात सुनकर सिया खेल मुस्कुरा देती और फिर उन दोनों से अलग होकर उसे लड़की को गले लगाती है और कहती है, कैसी हो आप ताए, आपको पता है मैं आप सबको कितना मिस करती थी, हमेशा खालीपन महसूस होता था, देखो आज वह खालीपन भी नहीं रहा, आप सबको देखकर मैं बहुत मिस किया आप सबको। इतना बोल तो और कसकर अपनी ताई को गले लगा लेती। यही हाल कुछ उसके तारीख का था जो थोड़ी देर पहले सिया को रोने के लिए डांट रही थी, वही सिया के गले लगाते हैं खुद रो पड़ी। उसके बाद उसके पीछे खड़े दोनों बॉयज सिया और उसे लड़की को घर रहे थे। तभी सिया की नज़र उनके उन जलन से भरे चेहरे पर गए तो उसकी हंसी छूट गई। वह अपनी ताई से अलग होकर दोनों की तरह बढ़ी और एक साथ दोनों को गले लगा लिया। दादा बॉयफ्रेंड आप भी आगे, मैंने आप सबको बहुत मिस किया, कब से तरस रही थी आपसे मिलने के लिए, आपके पास आना था लेकिन आप सब मेरे पास आ गए। ये कहकर उसे कसकर गले लगा लिया। दोनों लड़कों ने भी सिया को कस के गले लगा लिया। एक खालीपन था सब में जो एक दूसरे के करीब आकर मिलकर पूरी तरह से भर गया था। तभी सिया उन दोनों से अलग होती है और फिर अपने मायर और अब्बा के पास जाती है, उन दोनों का हाथ पकड़ती है और उन्हें और बाकी सबको अंदर आने के लिए कहते हुए कहते, आप सब यहाँ क्यों खड़े, चलो अंदर बैठकर बात करते, मुझे आपको किसी से मिलवाना है, बहुत स्पेशल है, एक से नहीं बहुत सारे सबसे मिलने, जल्दी जल्दी आया। कहकर लगभग वह खींचते हुए उन्हें हाल में ले आए जहाँ पर बाकी सभी खड़े थे। सबके चेहरे पर कन्फ्यूजन साफ दिखाई दे रही थी। जो सिया और उसके साथ आए वह पांच भी अच्छे से समझ गए थे। सिया पहले तो उन सबको हाल में लेकर आती है, उन सबको सोफे पर बिठा दिए हैं और जल्दी से वहां पर खड़े एक सर्वेंट से कहती है, आप जल्दी से पानी वगैरह ले लिए। और वही वह उन सबको देखकर मानव की तरफ बढ़ जाती है जो थोड़ी दूरी पर खड़ा उसे घूर रहा था। उसके चेहरे पर आ रहे एक्सप्रेशंस बहुत डरावने थे, खासकर उसकी आंखें। सिया उसके पास आती है, अपना छोटा सा हाथ मानव के बड़ी सी हथेली में रख उसे थामती है और मानव को खींचते हुए अपने साथ लेकर उन दोनों के सामने खड़ी हो जाती है और फिर सबकी तरफ देखते हुए कहती है, ताई दादा माए आबा, ये है मेरा खड़ूस, मेरा सेवियर, मेरा। कहते कहते वह शांत हो जाती है और फिर बात बदलते हुए कहती है, इनका नाम मानव बजाज है, मैं इन्हीं के पास रहती हूँ और यह मेरा बहुत ख्याल रखे। फिर मानव की तरफ देखकर अपनी चाहत की आवाज में रहती है, वैसे तो तुम इन सबको जानते होंगे पर मैं फिर से तुम्हें इन सबको मिलती हूँ क्योंकि यह मेरा परिवार है, यह मेरी ममाए और मेरे अब्बा है। और फिर यही ये है वैशु ताई। फिर उसे 28 साल के लड़के की तरफ उंगली करते हुए कहती है, ये है विराट दादा। और फिर सत्य की तरफ उंगली करते हुए कहती है, और यह है सत्य मेरा बॉयफ्रेंड, ये सब मेरे मुंबई के आशियाने के फैमिली मेंबर से। यह कहते हुए वह उनके बारे में बताने लगी। वही राव परिवार को भी अब तक समझ आ चुका था, किसी या बचपन से जी अनाथ आश्रम में पाली बड़ी यह सभी वहाँ के लोग हैं जो सिया को जानते हैं और सिया को मिलने आए हैं। पता नहीं क्यों पर सिया को उनके साथ इतना खुश देखकर उन्हें अच्छा नहीं लग रहा, पर वह कुछ कह नहीं सकते थे, हक भी तो नहीं था कुछ कहने का।
अब तक तो सब सही था, पर जैसे ही सिया ने मेरा बॉयफ्रेंड कहा, मानव की पकड़ सिया के हाथों पर काश गई और उसका आसपास का और बहुत ज्यादा डार्क और खतरनाक हो गया। वहां आसपास खड़े सभी को अचानक ठंडी महसूस होने लगी, साथ ही ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही है। सिया अपनी बात पूरे करती उससे पहले मानव उसका हाथ पकड़ता है और लगभग खींचते हुए अपने लंबे लंबे कदमों के साथ सिया को वहां से ले जाते हुए सीढ़ियों की तरफ चला जाता है। वहां जितने भी थे सभी शॉक में चले गए कि अचानक ये क्या हुआ और मानव सिया को क्यों ले जा रहा है। वही सियाचिन अपनी दुनिया में मगर बातें बता रही थी। अचानक ऐसे खींचे जाने से और घसीटा जाने से अपनी दुनिया से बाहर आए और उसने देखा कि मन उसे लगभग घसीटते हुए अपने साथ ले जा रहा है। वह कुछ खाने के लिए अपना मुंह खोलकर मानव की तरफ देखती, तभी मानव के उन एक्सप्रेशंस को देखकर उसकी हवाएं उड़ गई। उसे पता नहीं क्यों पर एक अनजाने डर ने घेर लिया। वही सिया को ऐसा ले जाता देख विराट, जो कि वहां बैठा सिया को प्यार से देख रहा था, उसे शहर नहीं हुआ। वह खड़ा होकर कहता है, मिस्टर बजाज, आप परी को कहाँ लेकर जा रहे हैं? वह इतना कहकर आगे बढ़ ही रहे थे, शिया जल्दी से सिचुएशन समझ के और फिर पीछे मुड़कर रहती है, अरे दादा चिंता मत करो, बस कुछ अर्जेंट काम है, आप सभी आपस में बातें कीजिए, हम बस थोड़ी देर में आते हैं, चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बैठो बैठो, ऊपर मत आना। विराट को इसलिए रोका क्योंकि उसे पता था अगर गलती से भी विराट ने मानव को ऑफेंड कर दिया तो पता नहीं ये खड़ूस उसके साथ क्या कर दे। इसीलिए वह नकली मुस्कान लिए सबकी तरफ मुस्कुराती है और मानव के पीछे पीछे किसी कटी पतंग की तरह चली जाती है। अब तक हम सपना देखा कि सिया को मिलने के लिए उसके अनाथ आश्रम के कुछ अपने आए थे, जिन्हें देखकर वह इमोशनल होकर उनके गले लग गए। सिया को देखकर वह सभी इमोशनल होगा। बहुत देर बाद वह उन सबको लेकर अंदर आती है, उन्हें सोफे पर बैठकर सर्वेंट को उनके लिए जल्दी से चाय नाश्ता पानी के लिए कहती है और फिर मानव को उन सब से और उन सबको मानव से दोबारा मिलती है। पर तभी उनमें से एक, जिसका नाम सत्य था, सिया उसे बॉयफ्रेंड बुलाती है, जिसे सुनकर मानव गुस्से में पागल हो जाता है, उसकी आंखें लाल हो जाती है, उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस बहुत खतरनाक हो जाते हैं और इसीलिए बिना किसी के कुछ कहे, बिना किसी पर ध्यान दे, वह सिया को लगभग घसीटते हुए अपने साथ वहां से ले जाने लगता है, जिसे देखकर सब हैरान परेशान हो जाते हैं और उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। सिया को मानव के गुस्से का अंदाजा लग गया था, पर उसके पीछे की वजह नहीं पता। जब उसने देखा कि सब उसकी तरफ है तो उसने कुछ बहाना बनाकर उन सबको रोक लिया और मानव के साथ मानव के पीछे पीछे वह चली गई। भाई हाल में इस वक्त मुंबई से आए सभी और राव परिवार बैठे हुए थे। दादाजी को अब्बा जानते थे, पहचानते थे, इसीलिए दोनों ने एक दूसरे को देखकर नमस्ते कहा तो दादाजी ने भी हाथ जोड़ चेहरे पर मुस्कुराहट लाकर उन्हें नमस्ते कहा। राम अधिकरनाक्ष अभी भी कंफ्यूज एक्सप्रेशंस के साथ कभी दादाजी को तो कभी सामने बैठे सभी को देखते हैं। दादाजी उन सब की उलझन समझ जाते हैं और कहते हैं, तुम सब इन्हें नहीं जानते होंगे, मैं तुम सबको इसे मिलवाता हूँ। ये है मिस्टर गिरधर, यह आशिया अनाथ आश्रम के कर्ता धर्ता है, वह उन्हीं का आश्रम है और हमारी सिया वहाँ पाली बड़ी है। इन्होंने सिया का ख्याल रखा है, उससे प्यार दिया है, परिवार दिया है। श्री गिरिधर 6.2 फीट की हाइट, उम्र लगभग 60 साल, चेहरे पर हाथों पर झुर्रियां आ चुकी थी, फिर भी चेहरे पर एक अलग रौनक थी। उन्होंने बहुत सिंपल सा कुर्ता और धोते पहने हुई थी, उनकी थोड़ी लंबी घनी दाढ़ी और मूंछें थी जिनमें सफेद बाल ज्यादा थे, माथे पर कुमकुम का बड़ा सा तिलक। उनका व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली था, वह किसी समंदर की तरह थे, शांत और गहर। वही उनके बगल में बैठी थी उनकी पत्नी श्रीमती लक्ष्मी, जो उनके साथ आश्रम संभालती है और सभी बच्चों को अपने बच्चों की तरह प्यार देती है। श्रीमती लक्ष्मी 55 साल की थी। उन्होंने इस वक्त बहुत प्यारी पर सिंपल सी साड़ी पहने हुई थी, उनके लंबे घने बालों की उन्होंने एक छोटी बंधी हुई थी, तभी उनके बाल कमर के नीचे तक थे। चेहरे पर एक अलग ही शांति थी जो सामने वाले को एक पॉजिटिव वाइब देती थी। फिर मिस्टर ओल्डर गिरधर जी की तरफ देखते हुए कहते हैं, आप सब इन सब से नहीं मिलेंगे, यह मेरे पोते, यह बड़ा पोता राम है जो इस वक्त हमारी कंपनी संभालता है, यह मेरा दूसरा पोता है अधिक, जिसे खुद की कंपनी शुरू कर एक अलग मुकाम पाया है, और यह हमारा छोटा पोता नक्श, ये गेमिंग इंडस्ट्री में काम करता है। तीनों भाइयों ने भी हाथ जोड़कर उन सबको प्रणाम कहा तो धीरे धीरे जी ने विराट की तरफ उंगली करते हुए कहा, यह विराट है, हमारा बड़ा बेटा, इस वक्त एक IPS ऑफिसर है, मुंबई में ही इसकी पोस्टिंग हुई है। विराट उम्र 28 साल, 6.5 की हाइट, गेरुआ रंग, दबंग पर्सनैलिटी और फिजिक्स, शार्प फेसियल फीचर्स, लंबी तीखी नाक।
पतले हो उन पर वह मूंछें जो उसकी पर्सनैलिटी को सूट करती है भी करती है और उसे बहुत अलग भी दिखती है। पुलिस ऑफिसर होने की वजह से उसने अपने बॉडी पर अच्छा खासा काम किया हुआ था। इस वक्त उसने वाइट कलर की शर्ट और ब्लैक कलर की पैंट पहनी हुई थी। शर्ट को अच्छे से में किया हुआ था, बालों को अच्छे से सेट किया हुआ था, हाथों में घड़ी बिल्कुल रोहित शेट्टी के मूवीज में होते हैं ना वैसा पुलिस वाला। उसके बाइसेप्स उसने पहने हुए शर्ट से भी साफ देखे जा सकते हैं। चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट। ये सत्य है, यह एक बॉक्सर है, फिलहाल इंटरनेशनल की तैयारी कर रहा है। सत्य उम्र 26 साल। इनकी भी पर्सनैलिटी किसी हीरो से काम नहीं थी। बॉक्सर थे भैया बड़े तो माशाल्लाह होनी ही बहुत ज्यादा होता और सेक्सी बॉडी थी। ऊपर से उनकी वह जो लाइन स्माइल करते तब उनके गालों पर डिंपल पर जाते थे। उनकी ब्राउन आंखें उनके चेहरे को और ज्यादा खूबसूरत बना दी थी। इस वक्त उनके बाल थोड़े ज्यादा लंबे थे, इसलिए उन्होंने आधे बालों को पोनीटेल में बंधा हुआ था और आधा को खुला छोड़ा हुआ था। शर्ट और जीन्स में जबरदस्त दिख रहे थे। और वह हमारी बड़ी बेटी वैशु है, एक स्कूल में टीचर है, बच्चों को पढ़ाते हैं। उन तीनों ने भी हाथ जोड़कर सबको नमस्ते कहा। वैशु, इसकी उम्र लगभग 24 साल, उनकी हाइट लगभग 5.7 फीट थी, दिखने में बहुत खूबसूरत सादगी थी उनके अंदर, एक जो बिना कुछ करे बिना मेकअप के भी उन्हें एक अलग ही खूबसूरती देती थी। हर कोई उनकी तरफ अपने आप खींच न चला जाए। इन्होंने इस वक्त कुर्ता और उसके नीचे जीन्स पहनी हुई थी, हाथ में खड़ा, बालों का पोनीटेल बंधा हुआ था, कानों में छोटे छोटे इयररिंग्स, गले में एक लॉकेट जिसमें रुद्राक्ष था, आंखों में काजल, माथे पर बिंदिया, हाथों में चूड़ियां, सादगी से भरी पर दिल को लुभाए ऐसी। जब से वह वहां आई थी उन्हें खुद पर किसी की नजरें काफी देर से महसूस हो रही थी, इसलिए वैशु ने नजरें उठाकर उसे तरफ देखा तो वहां उसकी नजरें राम की नजरों से जान ली। कुछ देर वह एक तक एक दूसरे के आंखों में देखते हैं, फिर अपनी नजरें एक दूसरे से अफे लेते हैं और यहाँ वहां देखने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ मानव सिया को खींचते हुए अपने कमरे में ले आया और प्रणाम के आवाज के साथ दरवाजा बंद कर दरवाजे से ही सिया को सत दिया और रसिया को लगभग अपनी बॉडी और दरवाजे के बीच में दबाते हुए इस तरह खड़ा रहा। इस वक्त वह दोनों इतनी नजदीक थे कि दोनों के बीच से हवा जाने तक की जगह नहीं थी। सिया का चेहरा मानव के सीने से ए लगा क्योंकि उसकी हाइट कितनी थी। मानव के एक हाथ में अभी सिया की कलाई पड़ी हुई थी और वह दूसरा हाथ सिया के कमर पर रख उसे पर अपनी पकड़ करते हुए अपनी डरावनी आवाज में कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उसे अपना कहते कहते उसने सिया के होठों से अपने होठों को जोड़ लिया और उसे बहुत रोली किस करने लगा कि क्या उसके फोटो को चबा रहा था। ऐसा लग रहा था उसका सिया को पूरी तरह से निगलने का प्लान है। भाई सिया को अचानक हुए इस अटैक से कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो यह माना इस तरह से बर्ताव कर रहा है। वह कुछ बोलते उससे पहले उसने उसे किस करना शुरू कर दिया। इस केस में ना ही प्यार था नहीं कुछ सॉफ्टनेस थी, था तो बस गुस्सा जो बढ़ते पाल के साथ और ज्यादा बढ़ रहा था और यह सिया अपने होठों पर साफ महसूस कर पा रही थी। सिया को फिलहाल कुछ समझ नहीं आया पर उसे यह बात अच्छे से पता थी कि कुछ भी करके मानव का गुस्सा उसे शांत करना होगा, इसीलिए उसने अपने हाथों को ऊपर उठकर मानव के गले के चारों तरफ लपेट लिया और अपने हाथ उसके बालों में फेरने लगी। हाइट कम होने की वजह से सिया ने बहुत मेहनत मशक्कत करके मानव के पैरों पर अपने पैर रख दिए, तब जाकर उसे थोड़ी हाइट मिली और उसने मानव के बालों में अपने हाथ धीरे धीरे घूमने शुरू कर दिए। और इसी का नतीजा था उसके इस जीवन से धीरे धीरे मानव का गुस्सा तो काम हुआ पर उसने किस करना नहीं छोड़ा। वह अभी सिया को किस कर रहा था पर अब हाशिया को बीते नहीं कर रहा था, जिस वजह से सिया को दर्द से राहत मिली पर उसे अपने होठों पर एक अलग जलन महसूस हो रही थी इस किसी की वजह से। मानव किस करते हुए अब धीरे धीरे देखने लगा था, उसका हाथ जो सिया के कमर को थामे हुआ था अब उसके कमर और पेट पर फेरने लगा था और कलाई थाना हुए हाथ में सिया के गले को पकड़ वहां अपना हाथ फेरना शुरू कर दिया था। मानव की इस हरकत से सिया चाहक उठी, उसके रोम रोम में कट फैल रहा हूं ऐसा एहसास सिया को हो रहा था। धीरे धीरे मानव का हाथ कमर से ऊपर की तरफ जाने लगा, इसे समझ सिया ने तुरंत अपने एक हाथ से मानव के उसे हाथ को रोक लिया। तो मानव ने अपनी आंखें खोल उसकी आंखों में देखा तो सिया ने भी अपनी गहरी काली आंखें टिमटिमाते हुए उसे रिक्वेस्ट की, प्लीज यह मत करो। मन भी ऐसे तो किसी चीज पर या बात पर नहीं पिघलता था पर यहाँ वह पिघल गया और उसने सिया की बात मान फिर से अपना हाथ उसकी कमर पर रख दिया। तकरीबन 25 मिनट बाद जब मानव को एहसास होता है कि सिया को अब लगभग सांस आना बंद हो चुकी है, तब जाकर वह सिया के लिप्स को आज़ाद करता है और अपने माथे को सिया के माथे से जोड़ लेता है। उसके दूर होते ही सिया लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। वही मानव अपने गहरी आंखों से श्याम को देखने लगता है। अपनी सांसें काबू में आने के बाद उसने मानव की तरफ देखा और फिर अपना हाथ बढ़ाकर अपने होठों को छुआ तो उसकी एक आह निकल के उसके होठ सूज चुके थे और लाल पड़ चुके थे। उन पर थोड़ा थोड़ा मन के दांतों के निशान भी थे। यह महसूस
करके और देखकर सिया गुस्से से मानव को घूरने लगी, पर सामने खड़े मानव को इससे थोड़ा सा भी फर्क नहीं पड़ा। वह भी एक तक सिया को देख रहा था। तो सिया ही बोल, पर यह क्या किया आपने? मेरे लिप्स बताएं, आपको कितना दर्द हो रहा है? क्यों किया आपने? आप तो ऐसा नहीं करते थे ना। फिर यह सब? और आपके अंदर कौन सी आत्मा आ गई थी जो मुझे इस तरह खींच के यहाँ लाइन ये सब करना था आपको, इसलिए लेकर आए? अगर यही बात है, ना खड़ूस में बोल रही हूँ मैं, बहुत बड़ा वाला गुस्सा हो जाऊंगी। सिया के इन बातों से मानव को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा। वह अभी घर कर सिया को देख रहा था। उसको अपनी तरफ क्यों घूरता देख पता नहीं क्यों, पर सिया को लग रहा था कि उसने कुछ तो बड़ी गलती की है, पता नहीं क्यों, पर बेवजह है उसे सॉरी फील होने लगा था। उसके अंदर वो सॉरी वाली फीलिंग आने लगी थी और उसको इसके पीछे का रीजन भी नहीं पता था। उसने अपने उन फीलिंग्स को कंट्रोल किया और मानव की तरफ देखते हुए कहते हैं, अब आप बताओगे आपको क्या हुआ? अचानक कितना गुस्से में मुझे यहाँ क्यों लेकर है? ऐसा भी क्या हुआ? मैं सबसे मिल रही थी, इतने समय बाद बात कर रही थी, आपने सोचा है वह सब क्या सोच रहे होंगे? मानव सिया की आंखों में देखते हुए सरहद लहजे में कहता है, आई डोंट केयर उन्हें क्या लगता है और क्या नहीं। और फिर सिया के चेहरे को अपने हाथ में पकड़ उसे मजबूती से थमते हुए कहता है, और डोंट यू डरे, अगर फिर एक बार तुमने ऊंची आवाज में मुझसे बात की तो इसकी जो भी सजा होगी तुम सह नहीं कर पाओगे, इसलिए अपनी आवाज को काबू में रखो। मन की ऐसी बात सुनकर सिया तो पहले डर जाती है, पर फिर वह गुस्से में रहते हैं। आवाज ऊंची करके नाम बोलो तो क्या करूं? आप बेवजह मुझे यूं सबके सामने खींचते वाहन लेकर आए और बेवजह मुझ पर गुस्सा कर रहे हो और मुझे कह रहे हो। ये कहकर वह गुस्से से दरवाजा खोल जाने ही मारे थे कि मानव ने फिर एक बार दरवाजा बंद कर दिया और सिया को दरवाजे से सटे हुए ही कहा, तुम्हें नहीं पता तुम्हें क्या किया? तुम्हें तुम्हारी गलती नहीं पता? जिस पर सियाना में सर हिलाती है तो मानव कहता है, ठीक है मैं बताता हूँ। इतना बोलकर वह फिर से सिया के चेहरे को अपने हाथ में था उसे मजबूती से पढ़ते हुए कहता है, तुमने उसे बॉयफ्रेंड क्यों कहा? और सिया ने फ्लो में बोल दिया, क्योंकि वह बॉयफ्रेंड है इसलिए उसे बॉयफ्रेंड बोल, लवर थोड़ी ना बोलूंगी। जब सिया में सत्ता को बॉयफ्रेंड कहा तब मानव का चेहरा डार्क हो गया और उसने बिना कुछ कहे सिया को खींचते हुए अपने साथ अपने कमरे में लेकर और बिना किसी वार्निंग के सिया को किस करने लगा। इस किस में ना ही प्यार था और ना ही कुछ और फीलिंग्स थे, तो सिर्फ गुस्सा और जलन। और मानव किसका और सिया के फोटो पर फाइट ज्यादा कर रहा था, जिसकी वजह से सिया को दर्द तो बहुत हो रहा था, पर उसे पता था कि अगर उसने इस सिचुएशन में मानव को रोकने की या पीछे धकेल की कोशिश की तो मानो और ज्यादा गुस्सा हो जाएगा। इसलिए उसने ना ही मानव को रोक ना ही कुछ कहा, बस उसे शांति करने के लिए, उसका गुस्सा कम करने के लिए अपने उंगलियों को उसके बालों में फिर आने लगी। इसका असर भी हुआ, धीरे धीरे मानव का गुस्सा कम होने लगा और अब वह बहुत जेंटली सिया को किस करने लगा, जिसके रिस्पांस में सिया ने भी उसे किस बैक की, जिसे महसूस करके मानव को सुकून मिला। तकरीबन 20-25 मिनट लगातार किस करने के बाद जब सिया को सांस लेने में दिक्कत हुई तब जाकर मानव ने उसको रिलीज किया और उसके माथे से अपना माथा लगाकर एक तक सिया को देखने लगा। वही सिया गहरी लंबी सांस लेने लगी, खुद को शांत करने की कोशिश करने लगे। थोड़ी देर बाद जब उसकी सांसें स्टेबल हो जाती है और शांत हो जाती है तब मानव की तरफ देख घूरते हुए मानव से मानव के इस अचानक गुस्से और नाराजगी के पीछे की वजह पूछता है, जिस पर मानव उसकी आंखों में देखा है और कहता है, तुम मेरे सिवा किसी और को उसे तरह से नहीं बुला सकती, किसी को भी नहीं। फिर सिया की आंखों में देखते हुए अपने जुनूनियत भारी आवाज में कहता है, तुम्हें पता है जब भी कोई तुम्हारे करीब आता है, तुम्हें छोटा है किसी और की वजह से तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट आती है, बिल्कुल पसंद नहीं, मन करता है अभी के अभी उसे इंसान के टुकड़े टुकड़े कर दो। मानव का ऐसा जवाब सुनकर सिया डरने लगी थी, उसे अपने अंदर एक कब कभी महसूस होने लगेगी। मानव सिया के साथ इतना अच्छे से प्यार से रहता था, उसके सामने शायद ही कभी वह ज्यादा गुस्सा करता है और वह जो गुस्सा करता था वह बस उसके लिए होता था, उसकी केयर के लिए होता था, उसकी वजह से। पर यह सब सिर्फ सिया के सामने था। ऐसा कह सकते हैं कि मानव सिया के सामने चेहरे पर एक मुखौटा लगाकर आता था, जहां वह सिया की नज़रों में ना ही खुद को बुरा साबित करना चाहता था ना ही कुछ गलत। पर अगर सिया का एक पुनर्जना नहीं होता तो शायद उसे सच में मानव का ये रूप उसका असली पर्सनैलिटी लगता, पर ऐसा नहीं था। इसलिए सिया को अच्छे से पता था कि मानव कितना खतरनाक है। मानव ने एक तक सिया के आंखों में देखना जारी रखा, इसीलिए सिया अपने ख्यालों से बाहर आती है और मानव की आंखों में वह में देखते हुए कहते, आपको इतना बुरा क्यों लग रहा है कि मैं सत्य को बॉयफ्रेंड कहा? जब सिया ने मानव से यह सवाल किया तो मानव गुस्से में उसकी आंखों में देखते हुए उसके कमर पर अपनी पकड़ करते हुए दांत पीसते हुए कहता है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, ऐसा लगता है अभी के अभी जो और उसे इंसान का नाम और निशान मिटा दो जो हमारे बीच में आ रहा है।
जैसे जैसे सिंह मानव की बातें सुन रही थी वैसे वैसे उसके दिल की धड़कन तेज हो रही थी। उसके दिल में कहीं ना कहीं ये बात आ रही थी कि मन शायद उससे प्यार करता है, वह भी करती थी, पर उसे खुद इस बात का उतना एहसास नहीं था। पर फिर भी उसे मानव के मुंह से कुछ ऐसे सुनने की उम्मीद थी, इसलिए वह और ज्यादा मानव को छेड़ते हुए कहते हैं, इसीलिए तो खड़ूस में पूछ रही हूँ, आखिर ऐसा क्यों? क्यों तुम्हें बुरा लगता है? क्यों तुम्हें गुस्सा आता है? वैसे भी क्या ही रिश्ता है हमारा? तुम मेरे सेवा हो, मेरे गार्जियन हो, टीचर हो। और कैसे कहते हैं वह बीच में ही अपनी बात बदल लेती है और कहते हैं, अब मैं बस कुछ समय में 19 की हो जाऊंगी, फिर मैं यहाँ से चली जाऊंगी वापस महाराष्ट्र। भाई माना उसकी बात गौर से सुन रहा था और जब सिया ने और कहा ना, उसकी नज़रें सिया पर और ज़्यादा इंटेंस हो गई। पर सिया की दूसरी बात सुनकर उसका गुस्सा लिमिट तक पहुंच गया था। उसकी पकड़ सिया पर और ज़्यादा फंस गई थी। सिया को दर्द हो रहा था पर उसने चेहरे पर नहीं आने दिया। ऐसा कभी नहीं होगा, तुम कभी मुझसे दूर नहीं जाओगी, यह बात अपने दिमाग में अच्छे से डाल दो। ना ही तुम किसी और के पास जाओगे ना ही दूर जाओगे, समझी? क्योंकि मैं तुमसे कहते कहते मानव एकदम चुप हो गया। मानव का जवाब सुनकर सिया मन ही मन खुश हो रही थी कि उसने जैसा सोचा था वैसा ही हो रहा है। मानव उससे कुछ कहने वाला है पर मना ने उसे नहले पर दहला दे दिया और उसने भी अपनी बात बीच में ही अधूरी छोड़ दी। इसीलिए सिया बेसब्री से कह दिया, तुम मुझसे क्या करो? सपना बात पूरी करो, मुझे समझ नहीं आ रहा है तो किस बारे में बात कर रहे हो, बताओ मुझे पूरी बात। भाई उसकी इतनी बेसब्री देखकर मानव के फोटो के कौन है ऊपर उठ जाते हैं। वह अपना एक हाथ उठाकर सिया के गालों पर रख अंगूठे से उसका चेहरा चलता है, फिर अपने अंगूठे से उसकी लिप्स को रख करते हुए कहता है, तुम्हें ये जानने की जरूरत नहीं है, तुम बस इतना याद रखना कि अगर तुमने आगे से उसे लड़के को अपना बॉयफ्रेंड कहा या किसी और लड़के के नज़दीक गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब तक इसलिए बर्दाश्त कर रहा था क्योंकि नाम के ही सही पर भाई थे, परिवार था, लेकिन किसी और को मैं बिल्कुल दरवाजा नहीं करूँगा। और तुम्हें लगता है कि यह बस बातें हैं तो सच में करके देखो, उसके बाद तुम मेरा ऐसा साइड देखोगी जो तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। जी मानव 50 से पूरी दुनिया करती है, उससे मुलाकात होगी तुम्हारी, इसीलिए डोंट क्रॉस दी लिमिट। इतना कहकर वह सिया को वही छोड़ कमरे के बाहर चला जाता है। वही नीचे हाल में श्री ओल्ड राव और गिरधर जी आपस में बात कर रहे थे। इन्हीं बातों बातों में श्री ओल्ड राव उन्हें सिया के साथ अब तक क्या हुआ है इस बारे में बताएं, ये भी बताएं कि वह यहाँ सिया से माफ़ी मांगने के लिए आए हैं। वही उनकी सारी बातें सुनकर गिरधर जी और उनके साथ आए सभी, उनकी पत्नी विराट, सत्य और वैशु तीनों गुस्सा हो जाते हैं। उन्हें राव परिवार पर बहुत गुस्सा भी आ रहा था, साथ सिया के लिए बुरा लग रहा था, साथ ही उन्हें सिया के लिए भी गिल्टी फील हो रहा था कि काश उन्होंने सिया की जिंदगी का इतना बड़ा डिसीजन लेने से पहले एक और बार सोचा होता तो आज उसे इन सब से गुजरा नहीं पड़ता। वही सारी बातें सुनकर पता नहीं क्यों पर वैशु अपनी गुस्से से लाल आंखों से राम को देख रही थी। वही पहले राम जो वैशु को कर नजरों से देख रहा था, अब उसने अपनी नजरें चुराना शुरू कर दिया। उसके चेहरे पर शर्मिंदगी साफ दिखाई दे रही थी। तभी सीढ़ियों से नीचे आते हुए उन्हें सिया देखी तो सब ने बात करना बंद कर दिया। सिया जाकर अपने माए और अब्बा के पास बैठकर फिर उसे याद आया कि राव परिवार वहां आया था, इसलिए उसने दादाजी की तरफ देखते हुए इस बारे में पूछा, दादाजी तो इसीलिए यहाँ आए थे? इसीलिए उन्होंने सिया को अपने पास बुलाया और उसके सामने हाथ जोड़कर उसे माफ़ी मांगने लगे। ये देखकर सिया ने तुरंत आगे बढ़कर उनके दोनों हाथों को पकड़ लिया और नीचे कर उन्हें गले लगा लिया और शांत आवाज में कहा, इन सब में आपकी कोई गलती नहीं है, इसलिए आपको मुझसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है दादाजी। आपको तो इन सब के बारे में कुछ पता भी नहीं था, और जब तक मैं वहाँ जिन्होंने मुझे परिवार माना था, पोती माना था, प्यार किया था, अपनापन दिखाया था, मेरे लिए आपने वह हर एक चीज़ करने की कोशिश की जो आप कर सकते हैं, इसलिए आपको बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है। पर मैंने कभी आपको इन सब के लिए जिम्मेदार नहीं माना, कभी भी नहीं, इसीलिए प्लीज़ आप मुझे यूँ माफ़ी मांग कर मुझे और शर्मिंदा मत कीजिए। आपको पता है ना मैं आपसे कितना ज़्यादा प्यार करती हूँ, फिर भी आप ऐसे। दादाजी सिया के सर पर हाथ फिराते हुए कहते हैं, मेरी बच्ची मुझे माफ कर दे, तू भले ही कितना का लेकी इन सब मेरी गलती नहीं है, पर मुझे पता है गलती मेरी है। मैं जल्दबाजी में बिना कुछ जाने समझे तुझे अपने साथ ले आया, ये तक नहीं सोचा कि जिस तरह मैं तेरे लिए इतना बेसब्र था, अपने के लिए तैयार था, बाकी सब तैयार होंगे ना होंगे। फिर सिया से थोड़ा अलग होकर सिया के चेहरे को हाथ में थाम कर कहते हैं, तेरे साथ इतना कुछ हो गया, तूने इतना सहन किया उसे अस्पताल में और हम कुछ नहीं कर पाए, दर्द में भी लगाते हुए तो हम सबको याद करते रहे, तड़पती रही, और हम में से किसी को पता भी नहीं था क्या हमारी बच्ची इन सब से गुजर रही है।
दादाजी की बातें सुनकर अचानक से सिया को पिछले जन्म में उसके साथ अस्पताल में जिस तरह से टॉर्चर किया जाता था, मारा पीटा जाता था, भूखा रखा जाता, वह सभी यादें उसकी आंखों के सामने घूमने लगी। एक पल के लिए वह जम गई। उसके अंदर जो डर था वह अचानक उसकी आंखों के सामने आने लगा। अचानक उसे वह सब चीज़ फिर एक बार अपने साथ होते हुए महसूस होने लगी। वह धीरे धीरे डर के मारे पसीने से लटपट होने लगी। वैशु ने सिया के बदलते एक्सप्रेशंस हो भाव नोटिस किया और जल्दी से वैशु सिया के पास जाती है और उसे गले से लगाते हुए उसके पीठ पर हाथ फिराते हुए कहती है, काही नाही झालन बाठाय, काही नाही झालन, शांत शांत, घाबरू नको बघ तुझी ताई ये ना शांत। वैशु ये सब मराठी में बोल रही थी तो सिया ने भी उसे कसकर गले लगाया और खुद को शांत करने की कोशिश करने लगे। बाकी सभी सिया के आसपास आकर खड़े हो गए थे। सभी को सिया की बहुत चिंता हो रही थी, पर सही समय पर वैशु ने आगे बढ़कर सिया को शांत कर दिया। थोड़ा शांत होने के बाद सिया सबकी तरफ देखकर कहती है, सगळ्यांना घाबरून टाकलं आम्ही। दरअसल सिया महाराष्ट्र में पाली बड़ी थी, इसलिए उसे मराठी बहुत अच्छे से आई थी और वह सब जब मुंबई में थे तो अक्सर मराठी में ही बातें करते थे। इसीलिए जब सिया की अचानक ऐसी हालत हुई तो वही यीशु के मुंह से आदत अनुसार मराठी में थी। सिया तो बचपन से ही इसकी आदी थी, इसलिए उसने भी मराठी में ही बात की। सिया की जवाब सुनकर माए अब्बा विराट सत्य उनके चेहरे पर रहता है। वही राव परिवार एक्सप्रेशन देखकर समझ गया कि आप सियार ठीक है, पर उन्हें मराठी समझ नहीं आए, इसलिए वह कंफ्यूजन एक्सप्रेशंस के साथ एक दूसरे को देखते हैं पर कहते कुछ नहीं है। श्याम देखकर राम हिम्मत करके आगे आता है, सिया के सामने घुटनों पर बैठता है और अपने दोनों कानों को पकड़कर सिया की आंखों में देखते हुए कहता है, पता है माफ़ी मांगने से सब कुछ ठीक नहीं होगा, ना ही कुछ बदलेगा और माफ़ी मांगने का समय भी निकल गया, पर फिर भी सिया मुझे माफ़ कर दो। अब मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, बेवजह की सज़ा मिली तुम्हें हमारी वजह से। तुमने हमेशा हमसे बस प्यार अपनापन चाहा और हम तुम्हें वह तक नहीं दे सके, इसके बदले तुम्हें हमारी वजह से इतना कुछ सहन करना पड़ा। राम अपनी बात बोल ही रहा था कि नक्श और अधिक भी सिया के सामने घुटनों के बल बैठ कान पकड़ लेते हैं। नक्श की आंखों में तो नमी थी, वह इतना ज्यादा शर्मिंदा था कि सिया से नजरें नहीं मिल रहा था। उसने अपना सर नीचे कर रखा था, वही उसके बगल में अधिक खड़ा था, उसने भी अपनी कान पकड़कर अपना सर नीचे किया हुआ था। वही सिया थोड़ा शॉक थी, अचानक इन सबको क्या हुआ, इन सबको सच कैसे पता चला, और यह सब वही सब के बारे में सोचने लगी। उसे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ महसूस हो रही थी। राडब्ल्यू परिवार का आज के दिन ही उससे माफ़ी मांगने आना और इस समय उसका महाराष्ट्र से परिवार को उसे यहाँ मिलने आना, इन सब में कुछ तो कनेक्शन है, सब एक साथ कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता। वही सब के बारे में सोच ही रही थी और जब जब वह इस बारे में सोचती उसके दिमाग में सिर्फ एक नाम आता, मानव। सिया को इस बात का शक तो हो गया था कि जो कुछ हो रहा है उसके पीछे कहीं ना कहीं मानव का हाथ जरूर है, पर श्योर नहीं थी। टू बी कंटिन्यूड इन नेक्स्ट एपिसोड।